हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 161 असुर। चू फैंग को दबा दिया गया। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने उसे पूरी तरह से दबा दिया था। हालांकि वह बहुत क्रोधित था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। चू फैंग, अपना शरीर मुझे दे दो और मुझे इस घमंडी लड़की को हराने दो। लेकिन ठीक उसी समय एग्गी की आवाज फिर से गूंजी। उसकी आवाज में किसी तरह का दृढ़ संकल्प भरा हुआ लग रहा था। क्या इससे पहले कि चू फैंग इस पर प्रतिक्रिया कर पाता, उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा की दुनिया से एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति निकल रही है। यह उसकी चेतना पर हमला कर रही थी और उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। वह शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, इसे भयानक भी कहा जा सकता है। ऐसा लगता था जैसे वह रसातल के अंधेरे से आए हो और लोगों को बर्फीली ठंड का एहसास करा रही हो। हालांकि चू फैंग घबराया नहीं, क्योंकि उसे उस शक्ति से एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। यह एग्गी थी। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद चू फैंग को एग्गी पर पूरा भरोसा हो गया। हालांकि वह अजीब और विचित्र थी, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए चू फैंग ने अपनी चेतना पर हमले का विरोध नहीं किया और अपने शरीर का नियंत्रण एग्गी को दे दिया। उस समय चू फैंग को केवल एक मजबूत शक्ति का एहसास हुआ जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और यह उसके शरीर में उमड़ रही थी। चू फैंग के शरीर से काले रंग की गैस निकल रही थी और चू फैंग के चारों ओर ऊपर की ओर कुंडलित हो रही थी। एक पल में ही काले रंग की गैस ने पूरी कब्र को ढक लिया। जमीन जोर से हिलने लगी और हवा में छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा, मूल शक्ति और गहन शक्ति सभी चिल्ला उठी, मानो वे डर गई हों। काले रंग की गैस हवा में ऐसे घूम रही थी जैसे सूरज को ढकने वाला एक काला बादल हो। लेकिन काले बादल कैसे दमन की ऐसी भावनाएं दे सकते हैं? ये बस एक दुष्ट दानव के मुक्त होने जैसा था जिसे लंबे समय से बंद करके रखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी जगह पर पहुंच गया हो जहां उसका कोई स्थान नहीं था। इस दुनिया में ऐसी भावना का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। क्या यही है उस व्यक्ति की ताकत? पहले से इतना अलग क्यों है? बैंगनी कपड़े पहने लड़की की आंखें फड़कने लगी और वह डरी हुई लग रही थी। उसने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि चू फैंग की आभा की प्रकृति बदल गई थी। अगर चू फैंग में पहले एक चमकदार चमक थी, तो उस पल वहां आंखों को ढकने वाला अंधेरा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब चू फैंग ने काले रंग की गैस का विस्फोट किया, तो उसकी आभा पूरी तरह से नीचे गिर गई। इस लड़के के शरीर में ऐसी काली शक्ति क्यों है? उस पल सफेद बाघ के चेहरे पर भी काफी बदलाव आया। जिस नजर से उसने चू फैंग को देखा, उसमें अब तिरस्कार का एक भी निशान नहीं था। क्या तुम सोचते हो कि दिव्य शरीर होने मात्र से तुम इस संसार में अजेय हो? आज मैं तुम्हें उस शक्ति का अनुभव कराऊंगा जो तुम्हारी दुनिया से संबंधित नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असुर क्या है। वर्तमान चू फैंग पर पहले से ही एग्गी का नियंत्रण था, इसलिए बोलने वाला चू फैंग नहीं, बल्कि एग्गी था। हालांकि बैंगनी कपड़े वाली लड़की और व्हाइट टाइगर को यह नहीं पता था। आखिरकार चूंकि एग्गी ने जो शरीर उधार लिया था वह चू फैंग का था, इसलिए आवाज भी चू फैंग की ही थी। असुर, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं केवल इतना जानता हूं कि दिव्य शरीर इस भूमि में सबसे शक्तिशाली प्रकार के शरीर हैं। दिव्य शरीर अजेय होने चाहिए। बैंगनी कपड़े पहने लड़की स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वह एग्गी के शब्दों से भी नाराज थी। बैंगनी रंग की घंटी जिसने उसे घेर रखा था, लगातार मजबूत छल्ले छोड़ रही थी। छल्लों की लहरें चू फैंग की ओर बढ़ रही थीं। वे पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत थीं और ये देखा जा सकता था कि वह वाकई गुस्से में थी। दूसरी ओर एग्गी सिर्फ वहीं खड़ी रही जहां वह थी और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। काले रंग की गैस उसके शरीर के चारों ओर घूम गई और कुछ भी उसे भेद नहीं सका। यहाँ तक कि अजीब लेकिन मजबूत अंगूठी भी अवरुद्ध हो गई थी और वह चू फैंग के बालों के एक भी रेशे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अचानक एग्गी ने ठंडी सांस ली और उसके कानों के ऊपर मौजूद काले रंग की गैस हिलने लगी। उसके बाद ऊपर से अनगिनत काले रंग के नुकीले पंजे नीचे उतरे। ये सही था, वे पंजे थे, हाथ नहीं, क्योंकि वे तीखे और डरावने थे। एक नज़र से तो किसी के बाल और हड्डियां भी डर जाएंगी। अगर यह हाथ भी था तो यह निश्चित रूप से किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि किसी राक्षस का हाथ होगा।
तीखे काले रंग के पंजों के पीछे लंबी भुजाएं थीं। वे स्वर्ग से नीचे आए थे और वे अनगिनत राक्षसों की तरह थे जो बैंगनी कपड़े पहने लड़की की ओर अपने भयानक तीखे पंजों से दूसरी दुनिया से आए थे। शक्ति का खोखला प्रदर्शन। ऐसा मत सोचो कि इससे मैं डर सकता हूँ। बैंगनी कपड़े पहने लड़की की आंखें चमक उठी और उसने कई हथेलियां ऊपर की ओर उछाली। जब एक हथेली बाहर निकलती तो वह हवा में चीर जाती। जब एक हथेली बाहर निकलती तो दुनिया थोड़ी कांप उठती। यह अब केवल रैंक 5 मार्शल कौशल नहीं था, बल्कि रैंक 6 मार्शल कौशल था। रैंक 6 मार्शल कौशल। ये लड़की रैंक 6 मार्शल कौशल का उपयोग कर सकती है और उसने इसे इस हद तक विकसित भी किया है। चू फैंग काफी हैरान था और भले ही उसका शरीर एग्गी द्वारा नियंत्रित था, फिर भी वह अपनी आंखों के सामने होने वाली हर चीज को महसूस कर सकता था, जैसे कि वह अपने शरीर को नियंत्रित कर रहा था। वह बैंगनी कपड़े वाली लड़की द्वारा दिखाए जा रहे मार्शल कौशल की रहस्यमयता और अत्याचारी शक्ति को महसूस कर सकता था। ये वास्तव में उसके 100 परिवर्तनों के धनुष से भी आगे निकल गया और यह निस्संदेह रैंक 6 मार्शल कौशल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रैंक 6 मार्शल कौशल लड़की द्वारा पूरी तरह से निष्पादित किया जा रहा था और वह मार्शल कौशल के भीतर के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझती थी। उस पल चू फैंग ने बैंगनी कपड़े वाली लड़की की ताकत को गहराई से पहचाना। वह वास्तव में उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी और लड़की की ताकत को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर कहा जा सकता है। यह अब एक ही स्तर पर नहीं था। हालांकि बैंगनी कपड़ों वाली लड़की का युद्ध कौशल चाहे जितना भी मजबूत क्यों न हो, उसके पास हवा में काले रंग के तीखे पंजों को हिलाने का कोई तरीका नहीं था। पंजे ऐसी चीजों की तरह थे जो इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते थे। कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था, लेकिन वह सब कुछ तोड़ सकता था। धमाका। ठीक उसी समय एक काले रंग का पंजा नीचे उतरा और उस जगह पर जा गिरा जहां बैंगनी कपड़े वाली लड़की थी। तुरंत मलबा हर जगह उड़ गया और एक गहरा हथेली का निशान दिखाई दिया। बैंगनी कपड़े वाली लड़की इसे चकमा देने में असमर्थ थी और उसे जबरदस्ती नीचे पटक दिया गया। बूम 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 बूम। इसके बाद और भी अधिक काले रंग के पंजे नीचे गिरे और वे लगातार बैंगनी कपड़े वाली लड़की के शरीर पर गिरे। उस पल विशाल मकबरा इस तरह हिल गया मानो किसी भी पल ढह जाएगा। यहाँ तक कि जमीन पर बने संरचना के प्रतीक भी रोशनी के बिना धुंधले हो गए। एक गहरा गड्ढा लगातार फैल रहा था और एग्गी की शक्ति से उसे नष्ट किया जा रहा था। बस रुको। ठीक उसी समय सफेद बाघ अचानक और विस्फोटक ढंग से चिल्लाया। उसके पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसके सामने का दृश्य पहले से ही उसके नियंत्रण से बाहर था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मकबरा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और सम्राट मकबरे के प्रवेश द्वार को दबाने वाली संरचना का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसके बोलने के बाद ही एग्गी रुकी। उसके सिर पर छाए काले बादल छंटने लगे और चू फैंग के शरीर के चारों ओर फैली काली गैस भी फीकी पड़ने लगी। चू फैंग ने अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया। एग्गी की शक्ति छीन ली गई और चू फैंग की आभा गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर से मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर चली गई। हालांकि जब उसने अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया तो उसे चौंकाने वाली बात पता चली कि अविनाशी मकबरा पहले से बिल्कुल अलग था। सभी बेहतरीन लेआउट अब नहीं रहे और केवल एक चीज जो पूरी थी वह था विशाल संरचना पैटर्न जो अभी भी चल रहा था। हालांकि संरचना का प्रकाश पहले जितना उज्ज्वल नहीं था। खांसी खांसी खांसी। गहरे गड्ढे से जोरदार खांसी की आवाजें आईं और बैंगनी कपड़े पहने लड़की धीरे धीरे बाहर निकली। बैंगनी रंग की घंटी अभी भी उसे घेरे हुए थी, लेकिन वह भी बहुत मंद थी। इसके अलावा उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे ताज़ा लाल खून बह रहा था। जाहिर है वह काफी गंभीर रूप से घायल थी। बेशक अगर उसके पास बैंगनी रंग की घंटी की सुरक्षा नहीं होती तो वह पहले ही एग्गी द्वारा मांस के पेस्ट में बदल दी गई होती। अध्याय 162 विरासत। बैंगनी कपड़ों वाली लड़की ने चू फैंग को बेहद जटिल नजर से देखा। उस नजर से चू फैंग उसकी कड़वाहट देख सकता था। वह बेहद कड़वी थी क्योंकि वह चू फैंग से इस तरह हार गई थी। हालांकि बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने चू फैंग पर फिर से हमला नहीं किया, नहीं उसने कोई शिकायती शब्द कहे। उसने केवल शांति से कहा, मैं हार गई। तारांकन हम। ठीक उसी समय हवा में चक्कर लगा रहे सफेद बाघ ने अपना विशाल शक्तिशाली पंजा उठाया और हवा में हल्के से लहराया। हवा में उतार चढ़ाव की एक परत बन गई और एक ब्लैक होल दिखाई दिया। यह मकबरे के प्रवेश द्वार से बहुत मिलता जुलता था। हालांकि मकबरे का प्रवेश द्वार जमीन पर सपाट था, जबकि मौजूदा ब्लैक होल हवा में सीधा खड़ा था। जाओ और यहाँ वापस मत आना, सफेद बाघ ने बैंगनी कपड़े वाली लड़की से कहा।
उसके बाद उसने अर्थपूर्ण ढंग से चू फैंग को देखा और उसकी निगाहें संतुष्टि से भर गईं। हालांकि एग्गी ने पहले जो शक्ति दिखाई थी वह बेहद अंधकार में और बुरी थी, और ये लोगों को बहुत असहज करने वाली कही जा सकती थी, लेकिन वह मजबूत शक्ति भी वही थी जिसकी उम्मीद व्हाइट टाइगर को अपने मालिक से थी। हम फिर मिलेंगे, अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगी। भले ही तुम्हारे पास सीक्रेट स्किल की मदद हो, मैं फिर से नहीं हारूंगी। बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने चू फैंग पर एक नज़र डाली और उसकी आंखों में संकल्प की झलक दिखाई दी। उसके बाद उसका सुंदर शरीर उछला, ब्लैक होल में प्रवेश किया और वह पूरी तरह से गायब हो गई। उस पल चू फैंग गहरी सांस छोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। बैंगनी कपड़े वाली लड़की बहुत ताकतवर थी। अगर एग्गी न होती तो वह निश्चित रूप से मर जाता। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एजोर प्रांत में ऐसा राक्षस था, इतना ताकतवर कि वह एजोर प्रांत के शिखर से लड़ सकता था। लड़की के चले जाने के बाद सफेद बाघ ने उस ब्लैक होल को बंद कर दिया और एक और खोल दिया। उसने चू फैंग से कहा, तुम दोनों ही प्रतिभाशाली हो, इसके अलावा वह एक लड़की है, इसलिए उसके लिए जीवन का एक रास्ता छोड़ दो। व्हाइट टाइगर की बातें सुनकर चू फैंग अपने दिल में कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से वह सुन सकता था कि व्हाइट टाइगर को डर था कि चू फैंग अपने दिल में नफरत के कारण बैंगनी कपड़े वाली लड़की को मार देगा, क्योंकि व्हाइट टाइगर जो देख सकता था उससे चू फैंग की ताकत वास्तव में लड़की की तुलना में अधिक मजबूत थी। हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं था। मैं वादा करता हूं कि अगर हम दोबारा मिलेंगे तो भले ही उसके मन में मेरे प्रति बुरी नीयत हो, मुझे पता होगा कि कब रुकना है और मैं उसकी जान नहीं लूंगा। चू फैंग ने गंभीरता से प्रतिज्ञा की। वह जानता था कि सफेद बाघ अपनी क्षमता उसे सौंपने जा रहा है, इसलिए उसे उसके साथ अच्छे शब्दों में पेश आना होगा। कोई जरूरत नहीं है, अगर भविष्य में भी उसके दिल में आज की बात है और वह उसी के आधार पर तुम पर हमला करती है, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं छोड़नी चाहिए। आखिरकार तुम ही वह व्यक्ति हो जिसे मेरी विरासत मिलेगी। सफेद बाघ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि चू फैंग ने उसका अर्थ गलत समझा है। उसके बाद वह भयंकर रूप से दहाड़ा और उसका कोहरे जैसा शरीर दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ में अलग हो गया और वह चू फैंग के मस्तिष्क की ओर भागने लगा। टिल्ड। उस पल चू फैंग को अपने दिमाग में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ज्यादा जानकारी उमड़ रही थी। इतनी ज्यादा जानकारी थी कि उसने पहले जो भी मार्शल स्किल्स पढ़ी थी उनमें से कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब सूचना उसके मस्तिष्क में प्रवेश करती थी तो वह उसके दिमाग द्वारा अवशोषित हो जाती थी और पच जाती थी, जिससे वह उस कौशल का उपयोग करने में सक्षम हो जाता था। उसी समय जब ये सब हो रहा था, चू फैंग के दिमाग में सफेद बाघ की आवाज गूंज रही थी। बेटा, आज मैंने जो शब्द कहे हैं उन्हें याद रखना। मुझे व्हाइट टाइगर स्लॉटरिंग टेक्निक कहा जाता है। मैं सीक्रेट स्किल्स में सबसे शक्तिशाली अटैकर हूं और साधारण मार्शल स्किल्स की तुलना मुझसे नहीं की जा सकती। आज मैं अपनी क्षमता आपको सौंपता हूं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में मेरी शक्ति आपके द्वारा स्वतंत्र रूप से नियंत्रित की जाएगी। यद्यपि आपकी शक्ति मेरी शक्ति को प्रभावित करेगी, लेकिन यदि मैं आपको पर्याप्त स्वीकृति नहीं देता तो आपके पास मेरी क्षमता का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं होगा। इसलिए आपको स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि आपको मेरी क्षमता का उपयोग बुराई के लिए नहीं करना चाहिए। आप उन लोगों को मार सकते हैं जो आपको अपमानित करते हैं, लेकिन आप निर्दोष लोगों को नहीं मार सकते। आप जड़ों को हटा सकते हैं, लेकिन आप निर्दोष लोगों का वध नहीं कर सकते। सफेद बाघ की आवाज चू फैंग के कानों के आसपास गूंजती रही और चू फैंग को चेतावनी देने के अलावा उसने चू फैंग को गुप्त कौशल की विशेषताएं भी बताईं। बेशक गुप्त कौशल की शक्ति काफी कुछ थी, हालांकि चू फैंग जब चाहे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जहां तक इसका सवाल है कि वह इसका किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, यह न केवल चू फैंग की खुद की साधना पर निर्भर करता था, बल्कि गुप्त कौशल द्वारा स्वीकृति के स्तर पर भी निर्भर करता था। जिसका मतलब ये भी था कि भले ही सीक्रेट स्किल चू फैंग के शरीर में थी और जब तक चू फैंग की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल चू फैंग हमेशा कर सकता था। सीक्रेट स्किल में अभी भी जान थी। हालांकि वह अब बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी थी और वह अभी भी चू फैंग को सौंपी गई शक्ति की मात्रा को नियंत्रित कर सकता था। चू फैंग के चारों ओर फैला सफेद रंग का कोहरा धीरे धीरे कम होता गया। सफेद बाघ के शब्द भी फीके पड़ गए। हालांकि जब कोहरा छट गया और शब्द गायब हो गए तो गुप्त कौशल सफेद बाघ वध तकनीक पहले से ही चू फैंग के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई और वे एक हो गए। सफेद बाघ वध तकनीक। मुझे चू फैंग
अपनी शक्ति का अनुभव करने दो। चू फैंग बहुत उत्साहित था। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसकी उंगली से सफेद रंग की धुंध की एक किरण बह निकली। सफेद रंग की धुंध बेहद नाजुक लग रही थी, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत बड़ी शक्ति थी। एक धमाके के साथ ये तीर धनुष से छूटने जैसा था और चू फैंग की उंगली की नोक से विस्फोटक रूप से निकल गया। इसकी गति बहुत तेज थी और यह चू फैंग की दृष्टि की रेखा को लगभग पार कर गया। इसकी शक्ति बिजली की तरह थी, इसकी गति एक उल्कापिंड की तरह तेज थी और अजेय शक्ति के साथ ये सीधे कब्र की दीवार में जा लगा। मकबरा विशेष सामग्रियों से बनाया गया था और पहले हुई हर घटना से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद ये ढह नहीं गया। दीवारें पूरी कही जा सकती थी, लेकिन चू फैंग की उंगली से किया गया हमला पूरी तरह से दीवार में घुस गया। शक्ति चौंकाने वाली थी। ये बहुत शक्तिशाली है। एग्गी, क्या तुमने देखा? मुझे गुप्त कौशल सफेद बाघवध तकनीक मिली है। इसके साथ अप्रत्याशित परिस्थितियों में यहाँ तक कि मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर रहने वाले लोग भी मेरे द्वारा मारे जाएंगे। चू फैंग पागलों की तरह खुश था। व्हाइट टाइगर वध तकनीक की शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत थी। इसकी ताकत लगभग अजेय थी और जब तक प्रतिद्वंद्वी की गति उससे अधिक नहीं थी, तब तक लगभग कोई भी व्हाइट टाइगर वध तकनीक के हमले को रोक नहीं पाएगा। अंधे। हालांकि ठीक उसी समय चू फैंग के हाव भाव में बहुत बदलाव आया। चाहे उसने कनेक्शन में कितनी भी आवाज लगाई हो, उसे एग्गी का जवाब नहीं मिला। इससे चू फैंग थोड़ा घबरा गया। वह जल्दी से क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपनी जागरूकता को आध्यात्मिक दुनिया में भेज दिया। जब वह विश्व आध्यात्मिक स्थान में दाखिल हुआ, तो उसके थोड़े घबराए हुए चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसने भयभीत होकर पाया कि एग्गी का वर्तमान रंग मौत की तरह सफेद था। यहाँ तक कि उसका शरीर भी भ्रामक और धुंधला लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह विश्व आत्मा अंतरिक्ष के बीच में लेटी हुई चेतना बन गई थी और उसकी आभा बेहद कमजोर थी। एग्गी, तुम्हें क्या हुआ? चू फैंग पूरी तरह से घबरा गया। वह एग्गी के सामने गिर पड़ा और उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसकी बाहें एग्गी के शरीर के आर पार हो गई थी, मानो वह केवल एक भ्रम हो। चू फैंग की हरकतों को महसूस करते हुए एग्गी, जिसने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थीं, ने धीरे धीरे उन्हें खोला। उसकी पतली और लंबी भौहें हल्के से कांप उठी। उसकी आंखें दो मीठे और सुंदर अर्धचंद्राकार आकार में सिकुड़ गईं। उसके मुंह का कोना एक आकर्षक वक्र की तरह ऊपर उठा और उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, चू फैंग, तुम बेवकूफ हो। मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए यहाँ से जाना होगा और ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खेती नहीं कर पाऊंगा। अध्याय 163 एजियो ड्रैगन स्कूल में वापसी। एग्गी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहाँ जा रहे हो? चू फैंग बेहद बेचैन था और वह पहले से ही अपना दिमाग खो चुका था। अवचेतन रूप से वह जानता था कि कुछ बहुत गलत था। कमीने, तुम अब भी मुझे एग्गी कहने की हिम्मत रखते हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे मिलेडी क्वीन कहो। एग्गी ने खूबसूरती से मुस्कुराया और यह किसी के भी दिल को छू गया। हालांकि जब चू फैंग ने ये देखा, तो उस पल उसका दिल खट्टा हो गया और वह जो भावनाएं महसूस कर रहा था, वे अवर्णनीय थीं। महारानी, तुम्हें क्या हुआ? ठीक बताओ, मैंने गलत क्यों किया? क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? चू फैंग का दिल बहुत दुखी था और उसकी आंखें भी थोड़ी नम थीं। एग्गी को बहुत लंबे समय तक न जानने के बावजूद एग्गी चू फैंग के साथ बड़ी हुई थी। दोनों ने एक ही शरीर साझा किया और एग्गी ने चू फैंग के साथ मिलकर अपनी यादों में सब कुछ अनुभव किया। वह एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चिंता मत करो, मैं बस थका हुआ हूँ। थोड़ी देर सोने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें सीक्रेट स्किल तो मिल गई है ना? एग्गी ने चिंता से पूछा। मम, चू फैंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अगर तुम्हें यह मिल गया तो ये बहुत बढ़िया है कि तुम्हारे शरीर पर जबरदस्ती कब्जा करना व्यर्थ नहीं गया। एग्गी की मुस्कान और भी मीठी होती गई, लेकिन उसका शरीर और भी पारदर्शी होता गया। ये देखा जा सकता था कि वह पहले से ही उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। क्या मेरे शरीर ने पलटकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया, या तुमने मेरे लिए अपनी साधना समाप्त कर दी? क्या हुआ? चू फैंग को आखिरकार आभास हो गया और वह अपने दिल में अंतहीन पछता रहा था। खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे जो भी कारण रहा हो, ये स्वैच्छिक था। जिस समय आप लगन से साधना करते हैं, उसी समय आपको खुद की रक्षा करने की जरूरत होती है। हालांकि मैं आपको और गोंग लुयुन को लड़ते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मुझे पता है कि आप जीत सकते हैं। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। ये शब्द बोलने के बाद एग्गी का शरीर कमजोर होता चला गया। अंत में
वह अलग अलग रंगों वाली रोशनी भी बन गई। उन रोशनियों में हर तरह के रंग थे और वे बेहद खूबसूरत थीं। वे चू फैंग को घेरे हुए थीं और उसके चारों ओर घूम रही थीं, मानो वे उससे अलग होना नहीं चाहती थीं, लेकिन उन्हें अंतिम विदाई देनी थी। एग्गी, मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? चू फैंग चिल्लाता रहा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब उसके चारों ओर की रोशनी गायब हो गई, तब वह शक्तिहीन होकर जमीन पर निढाल होकर बैठ गया और उसकी निगाहें बेजान हो गईं। एग्गी के इस तरह उसे छोड़कर चले जाने से उसका दिल दुख गया। वह अब एग्गी की आभा को महसूस नहीं कर पा रहा था और उसके दिल से असहनीय दर्द फैलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा दो हिस्सों में बंट गई हो और वह उसके साथ चली गई हो। एग्गी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। थोड़ी देर बाद चू फैंग धीरे धीरे अपने होश में आया। उसके चेहरे पर बेबसी गायब हो गई और उसकी जगह दृढ़ संकल्प आ गया। हालांकि वर्तमान में वह एगी की आभा को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन एगी के साथ किया गया स्पिरिट कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वहां था। इसका मतलब था कि वह अभी तक मरी नहीं थी, इसलिए उसे फिर से जगाने का एक तरीका जरूर था। भले ही वह नहीं जानता था कि वह कौन सी विधि थी, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य विश्व आत्मवादी नहीं जानते थे। इसलिए चू फैंग को एजो ड्रैगन स्कूल में वापस लौटना पड़ा और जुगे लियोन की सहायता मांगनी पड़ी। कुल मिलाकर उसे कीमत की परवाह किए बिना एग्गी को बचाना था। ये तय करने के बाद चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट की कब्र में चारों ओर देखा। वह मुरोंग शियाओयाओ द्वारा छोड़े गए कुछ खजाने को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि बैंगनी कपड़े वाली लड़की द्वारा छोड़े गए प्रतीकों और संरचना पैटर्न के अलावा वहां वास्तव में कुछ भी नहीं था। चूंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, चू फैंग केवल विश्व आत्मा ग्रेक लोक को देख सकता था जिसे उसने बैंगनी कपड़े वाली लड़की से जबरदस्ती छीन लिया था। उसने पाया कि यह बिल्कुल भी सरल नहीं था। ये निश्चित रूप से एक मूल्यवान चीज थी और शायद भविष्य में वह इसे अच्छी कीमत पर बेच सकता था ताकि वह अपने लिए खेती करने के लिए कुछ मूल मोती खरीद सके। वह ब्लैक होल में घुस गया और अंधेरे में आकर्षक शक्ति के मार्गदर्शन के बाद चू फैंग व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज में एक निश्चित स्थान पर पहुंचा। उसने ध्यान केंद्रित किया और देखा, और वह अभी भी व्हाइट टाइगर विला को देख सकता था जो अभी भी युद्ध में था। हालांकि उस समय पहले से कोई चिल्लाने और मारने की आवाज नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि युद्ध स्थिर हो गया था। चू फैंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने पहले से तेज घोड़ा ढूंढ लिया और एजो ड्रैगन स्कूल की ओर वापस जाने लगा। व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज को सील कर दिया गया था और कमजोर साधना वाले लोगों के पास बाहर निकलने का लगभग कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कुछ जांच के बाद चू फैंग ने फिर भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद वह आखिरकार एजो ड्रैगन स्कूल में वापस आ गया। हालांकि एजो ड्रैगन स्कूल के प्रवेश द्वार पर उसने पाया कि वहां लोगों का एक समूह था। जब उसने और ध्यान से देखा तो पता चला कि कई आंतरिक दरबारी शिष्य दो लोगों की पिटाई कर रहे थे। जो लोग पिटाई कर रहे थे वे एजो ड्रैगन स्कूल के भीतरी प्रांगण में प्रसिद्ध संगठन का हिस्सा थे और वे स्वॉर्ड एलायंस के सदस्य थे। दूसरी ओर जिन लोगों को पीटा जा रहा था वे दो जाने पहचाने चेहरे थे। वे चू परिवार के भाई थे, चू चेंग और चू जेन। मैंने आप सभी से एजो ड्रैगन स्कूल से बाहर निकलने के लिए कहा था, लेकिन आप में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आप नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, मत जाओ। मैं तुम्हें तब तक पीटता रहूंगा जब तक तुम नहीं चले जाते। जैसे ही तलवार गठबंधन के सदस्यों ने मारना शुरू किया, उन्होंने भी गालियां दी। चू चेंग और चू जेन ने कुछ नहीं कहा और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को गले लगा लिया। चाहे उन्हें कितना भी मारा गया हो या अपमानित किया गया हो, उन्होंने बिल्कुल भी भीख नहीं मांगी। आह, तलवार गठबंधन बहुत अनुचित है। पूरे दिन उन्होंने चू परिवार के सदस्यों को धमकाया लेकिन बड़ों ने परवाह नहीं की। चू परिवार एजो ड्रैगन स्कूल में कैसे जीवित रहेगा? इसका दोष किस पर लगाया जा सकता है? अगर किसी पर दोष लगाना ही था तो वह केवल चू परिवार के चू फैंग पर लगाया जा सकता था। उसे हमारे एजो ड्रैगन स्कूल के एक शिष्य सीनियर गोंग लुयुन को अपमानित करने के लिए किसने कहा था, है ना? ये सही है। सीनियर गोंग को कौन नहीं जानता? वह एजो ड्रैगन स्कूल का भावी प्रमुख है। यदि आप सीनियर गोंग को अपमानित करते हैं तो आप एजो ड्रैगन स्कूल को अपमानित करते हैं। ये चू फैंग अपनी सारी हिम्मत से आसमान को ढक सकता है। देखने वाली भीड़ ने इशारा किया और दोष लगाया, और तलवार गठबंधन के सदस्य और भी हिंसक हो गए जैसे ही उन्होंने हमला किया। हे भगवान, जमीन पर घुटने टेको और भीख मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी खेती नष्ट कर दूंगा। अचानक
एक तलवार गठबंधन के सदस्य ने अपनी पीठ से एक काले लोहे की तलवार निकाली और चू चेंग की ओर इशारा किया। हाँ, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। चू फैंग के लौटने तक इंतजार करो, वो तुम में से किसी को भी माफ नहीं करेगा। चू चेंग ने जोर से चिल्लाया। हालांकि उसके चेहरे पर डर था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। ये सही है, हमने उन सभी को याद किया है जिन्होंने इन दिनों मेरे चू परिवार के लोगों को परेशान किया। जब चू फैंग वापस आएगा तो आप में से किसी को भी भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चू चेन ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे कि सभी को उन शिकायतों के बारे में बता रहा हो जो उन्हें इन दिनों मिली थी। चू फैंग, तुम्हें उससे वाकई बहुत उम्मीदें हैं। वह पहले ही अपनी दुम दबाकर भाग चुका है क्योंकि उसने सीनियर गोन को नाराज कर दिया था। तुम दोनों को बचाने के लिए उसका इंतजार कर रहे हो। बेवकूफों के सपने। स्वॉर्ड एलायंस के सभी सदस्य उपहास करने लगे। हाँ, बस तुम इंतजार करो, जल्दी या बाद में तुम सभी के लिए रोने का दिन आएगा। चू चेंग ने अपना मुंह खोला और तलवार गठबंधन के सदस्य के कपड़ों पर कफ का एक टुकड़ा थूक दिया। तुम सच में जीने से थक गए हो, मैं अभी तुम्हें अपन बना दूंगा। देखते हैं चू फैंग इस बारे में क्या करता है। तलवार गठबंधन का सदस्य क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और सीधे चू चेंग के डेंटियन पर वार किया। आह टिल्ड टिल्ड टिल्ड। उसके बाद जब एक दर्दनाक चीख गूंजी तो सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। उस समय चू चेंग वह नहीं था जो चिल्लाया और फर्श पर गिर गया। ये तलवार गठबंधन का सदस्य था। उसके शरीर पर वहां एक बड़ा पैर था और वह बड़ा पैर उसकी पीठ पर आगे पीछे घूम रहा था। कोई हड्डी टूटने की आवाज सुन सकता था और वर्तमान में यह और भी अधिक चटकने वाली आवाजें कर रहा था। जब लोगों ने बड़े पैर वाले मालिक को देखा तो सभी के चेहरे के हाव भाव बदल गए और कोई तो बेकाबू होकर चिल्ला उठा, चू फैंग। अध्याय 164 क्रोध से भरा हृदय। चू फैंग, ये वही है। उसने लौटने की हिम्मत की। पिछले कुछ दिनों में चू फैंग का नाम एजियो ड्रैगन स्कूल में फैल चुका है। यहाँ तक कि आसपास के स्कूलों में भी उसका नाम फैल चुका है। आखिरकार गोंग लुयुन की ताकत शीर्ष स्तर की कही जा सकती है। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के स्कूलों में कई मुख्य शिष्यों ने भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए जब लोगों को पता चला कि किसी ने गोंग लुयुन को चुनौती दी है तो वास्तव में एक बड़ी प्रतिक्रिया हुई। ठीक इसी कारण से कई जिज्ञासु लोग ये जानना चाहते थे कि चू फैंग कैसा दिखता है। इसलिए कुछ अन्य जिज्ञासु लोगों ने चू फैंग की शक्ल बनाई। उन्होंने कीमत भी तय की और उन्हें बेचा। वर्तमान में एजियो ड्रैगन स्कूल में लगभग सभी जानते थे कि चू फैंग कौन था और लगभग सभी जानते थे कि वह कैसा दिखता था। लेकिन उस पल हर कोई हैरान रह गया क्योंकि चू फैंग ने एजियो ड्रैगन स्कूल में फिर से प्रकट होने की हिम्मत की। हालांकि चू फैंग ने जो हरकतें की उससे वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। चू फैंग ने हवा पकड़ी और काली लोहे की तलवार सीधे उसके हाथ में आ गई। उसके बाद उसने क्रूरता से वार किया। जब उसने तलवार गठबंधन के सदस्य के डेंटियन में अपनी पीठ से वार किया तो हर जगह ताज़ा खून फैल गया। आह टिल्ड टिल्ड टिल्ड। वह सदस्य पहले तो दर्द से रोया, फिर एक चमड़े की गेंद की तरह जिसमें हवा नहीं थी वह जमीन पर लेट गया और फिर नहीं हिला। उस पल उसके दिल में सिर्फ 3 शब्द थे, वह खत्म हो गया था। जब उसके डेंटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बाहर निकलने लगी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो लेकिन उसे नियंत्रित करने में असमर्थ था, तो उसे पता चल गया कि वह अपनी साधना खोने के कारण अपंग हो गया है। उसने कई सालों से जो साधना कड़ी मेहनत से जमा की थी वह सब खत्म हो गई। तू जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो सबसे ज्यादा हैरान कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड एलायंस के सदस्य थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और चू फैंग की ओर उनकी निगाहें भय से भरी हुई थी। क्या आप सभी यह नहीं जानना चाहते थे कि मैं आपकी देखभाल कैसे करूंगा? अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं चू फैंग आपकी देखभाल कैसे करूंगा। चू फैंग की अभिव्यक्ति बर्फीली ठंडी हो गई और उसके हाथ में काले लोहे की तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी क्योंकि वह लगातार कई सदस्यों पर वार कर रहा था। ठंडी चमक दूर तक फैल गई और आध्यात्मिक ऊर्जा का रिसाव होने लगा। कई वर्षों की सावधानीपूर्वक साधना के परिणाम आज खो गए। हे भगवान, चू फैंग ने बहुत से तलवार गठबंधन सदस्यों की साधना को अपंग बना दिया है। उसकी हिम्मत बहुत बड़ी है। आसपास की भीड़ ने उस दृश्य को देखकर आश्चर्य से लगातार रोना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि चू फैंग बहुत साहसी था क्योंकि स्कूल के नियमों में स्पष्ट रूप से उसी स्कूल के लोगों की हत्या और खेती को अपंग करने की मनाही थी। चू फैंग को उसके कार्यों के कारण कड़ी सजा मिलने वाली थी। उस पल चू चेंग और चू चेन भी घबरा गए। हालांकि वे जानते थे कि चू फैंग के गुस्से के कारण
वह वास्तव में उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उन्हें धमकाया और अपमानित किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक आगे बढ़ जाएगा और सीधे उनकी साधना को अपंग कर देगा। चू चेंग, चू जेन, क्या चू परिवार के सदस्य अभी भी एजियो ड्रैगन स्कूल में हैं? चू फैंग ने भीड़ की निगाहों को नजरअंदाज किया और उसने केवल चेंग जेन भाइयों को देखा जो जमीन से ऊपर चढ़ रहे थे। अनावश्यक अपमान से बचने के लिए चू जू और अन्य लोग पहले ही चू परिवार में लौट आए हैं। मूल रूप से चू वे चू यू के साथ जाने वाला था, हालांकि चू यू किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि वह वहां रहने जा रही है और हमारे लिए निष्पक्षता से बात करने के लिए तुम्हारे लौटने का इंतजार करेगी। तो अभी एजियो ड्रैगन स्कूल में हमारे अलावा 2 भाई चू यू और चू वेई भी यहाँ हैं। हालांकि सुबह चू वेई को गंभीर चोटें आईं, उसका हाथ और पैर टूट गया था। हमने बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने चिकित्सा उपचार से इनकार कर दिया। चूंकि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हम केवल दवा खरीदने के लिए पहाड़ से नीचे जा सकते थे। हालांकि हमने कभी नहीं सोचा था कि वे हमें प्रवेश द्वार पर रोक देंगे। चू चेंग ने विस्तार से सब कुछ बताया। एल्डर सूरो और एल्डर ओयांग के बारे में क्या? तुमने उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? चू फैंग को थोड़ा झटका लगा। आंतरिक प्रांगण में यह अभी भी समझ में आता है कि अन्य बुजुर्गों को उसके चू परिवार की परवाह नहीं थी। हालांकि सूरो को बैठे बैठे घूरना और कुछ नहीं करना चाहिए था। मैंने कोशिश की है, लेकिन संयोग से उन्हें कुछ काम निपटाने थे और वे एजियो ड्रैगन स्कूल में नहीं हैं। चू चेंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ऐसा क्यों होगा? चू फैंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उसे लगा कि यह मुद्दा उतना सरल नहीं था जितना लगता था। सूरो ने जिस तरह से काम किया, भले ही उसके पास करने के लिए काम हो और उसे एजियो ड्रैगन स्कूल छोड़ना पड़े, फिर भी वह अपने अधीनस्थों को चू परिवार की देखभाल करने का आदेश देगी। वर्तमान स्थिति में कुछ स्पष्ट रूप से गड़बड़ थी। मुझे चू वेई के पास ले चलो, चू फैंग ने एक पल गहरी सोच के बाद कहा। चू फैंग और दोनों भाई तेजी से चले और बहुत जल्दी चू वेई के निवास पर पहुंच गए। पहले से ही परिपूर्ण महल पहले से ही टुकड़ों में बिखरा हुआ था। यहाँ तक कि मुख्य द्वार भी टूटा हुआ था और अंदर जाने पर ये और भी बदतर स्थिति में था। कुर्सियां और मेजें नष्ट हो गईं और लगभग कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो क्षतिग्रस्त न हुआ हो। ये बस एक टूटे हुए मंदिर जैसा लग रहा था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से लोगों द्वारा नष्ट किया गया था। चू फैंग की मुट्ठियां थोड़ी कस गई। उसके दिल में गुस्सा भड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि तलवार गठबंधन के लोग इतना अनुचित व्यवहार करेंगे। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इतना कुछ करने के बाद भी बड़ों को कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने ये सब देखकर भी ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उन्हें कुछ भी परवाह नहीं थी। हमारे सभी घर ऐसे ही हैं। हालांकि आपके पुराने महल की तुलना में हमारा घर काफी अच्छा कहा जा सकता है। आप जिस महल में पहले रहते थे, उसे पहले ही किसी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। चू चेंग ने किनारे से कहा, पिछले कुछ दिनों में सिर्फ स्वॉर्ड एलायंस के सदस्यों ने ही तुम सब पर हमला किया है। चू फैंग ने सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए पूछा। उसे अपने चू परिवार पर हमला करने वाले सभी लोगों को याद रखना था। मम्मा, हालांकि सभी ने हमें एक आत्मसंतुष्ट नजर से देखा, लेकिन वास्तव में हमला करने वाले लोग केवल स्वॉर्ड एलायंस के सदस्य थे। स्वॉर्ड एलायंस के संस्थापक वू जियू एजियो ड्रैगन लीडरबोर्ड पर 9वें स्थान पर रहने वाले विशेषज्ञ हैं। उसका गोंग लुयुन के साथ कुछ लेन देन है। हालांकि सतह पर ऐसा लगता है कि वू जियू ने हम पर तलवार गठबंधन के हमले की व्यवस्था की थी, वास्तव में यह अभी भी गोंग लुयुन ही था जिसने हमारे साथ चालें चली। चू चेंग ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? चू फैंग को संदेह था। चू चेंग की हैसियत को देखते हुए ये सारी जानकारी जानना काफी मुश्किल था। सू मेई ने हमें बताया। ठीक उसी समय चू यू की आवाज ऊपर से आई। उसने सिर उठाकर देखा तो चू यू वहां खड़ी थी। वह अभी भी काफी सुंदर और प्यारी थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत दुबला हो गया था और उसके माथे पर कुछ चोट के निशान थे। चू यू, उन्होंने तुम्हें पीटा भी? चू फैंग ने पूछा। चू यू ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ चू फैंग को ऊपर खींचा। वह जगह भी अस्त व्यस्त थी। खिड़कियां भी टूटी हुई थी और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वहां लोग रहते हैं। कमरे के कोने में एक टूटा हुआ बिस्तर था। चू वे उस पर लेटा हुआ था और उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह बेहोश हो गया था। वह कराहता रहा, आह। चू फैंग अपने दिल में उदास था और उसने कुछ नहीं कहा। उसने चू यू को देखा जो उसके सामने था, और चू चेंग और चू जेन को भी। चू यू इतना भी बुरा नहीं था।
दूसरी ओर चू चेंग और चू जेन के पूरे शरीर में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो चोटिल न हुआ हो। अभी अभी घायल हुए हिस्सों के अलावा पहले की चोटों के निशान भी देखे जा सकते थे। चू फैंग पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने किस तरह का जीवन अनुभव किया होगा और वे वहां क्यों रहे और दर्द क्यों सहा। इसका कारण सब चू फैंग के लिए था। वे ही थे जिन्होंने चू फैंग के लिए चू परिवार की गरिमा की रक्षा की। कम से कम इससे लोगों को पता चल गया कि जब वे इस तरह की बदमाशी और अपमान का सामना करेंगे तो चू परिवार अपना सिर नहीं झुकाएगा। भले ही चू परिवार में विरोध करने की ताकत न हो, फिर भी उनमें कुछ अधिक भावना थी। चू यू, चू वेई को चू परिवार के पास वापस ले आओ और इसे भी संभाल कर रखो। चू परिवार को गोल्डन पर्पल शहर में रहने दो। चेन हुई की सुरक्षा में मैं ज्यादा आराम से रह सकता हूँ। चू फैंग ने अपना गोल्डन पर्पल कमांडिंग बैज चू यू को दे दिया। चू फैंग, तुम्हारा क्या? तुम नहीं जा रहे हो? चू यू ने चू फैंग को कसकर देखा जैसे वह उससे पूछताछ कर रही हो। चू फैंग ने चू यू की नजरों से बचकर नहीं देखा और वह केवल हल्के से मुस्कुराया और फिर बोला, मैं एजियो ड्रैगन स्कूल में सभी को बता दूंगा कि मेरा चू परिवार इतना भी आसान नहीं है। अध्याय 165 आंतरिक न्यायालय नरसंहार। चू फैंग ने व्यक्तिगत रूप से चू यू और अन्य लोगों को विदा किया। जब चू यू और अन्य लोगों की गाड़ी उसकी नजरों से ओझल हो गई, तभी वह एजियो ड्रैगन स्कूल में फिर से प्रवेश करने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह एजियो ड्रैगन स्कूल के प्रवेश द्वार से गुजरा, बड़ों के एक समूह ने उसे घेर लिया। वे दंड विभाग के लोग थे। सबसे कमजोर व्यक्ति के पास मूल क्षेत्र के पहले स्तर की साधना थी और जो नेतृत्व कर रहा था उसके पास मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर की साधना थी। जब उसने चू फैंग को देखा तो बिना किसी चेतावनी के उसने चिल्लाया, उसे नीचे ले जाओ। पहले तो दंड विभाग के बुजुर्गों ने चू फैंग को अपनी आंखों में भी नहीं देखा। केवल 2 बुजुर्ग वहां चले आए। उन्होंने अपनी भुजाएं भी नहीं हिलाईं और न ही अपने हाथ ऊपर उठाए। उन्होंने केवल चू फैंग को अपनी मूल शक्ति से घेर लिया और वे चू फैंग को बलपूर्वक दबाने के लिए मूल क्षेत्र के दबाव का उपयोग करना चाहते थे। बेशक जब उन्होंने चू फैंग पर अपनी मूल शक्ति का इस्तेमाल किया तो ये पूरी तरह से बेकार था। चू फैंग को कुछ भी नहीं हुआ और वह जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। तारांकन हूँ। दूसरी ओर ठीक उसी समय चू फैंग के शरीर में परिवर्तन हुआ। मूल शक्ति की एक परत तूफान की तरह बाहर निकली। तुरंत इसने दंड विभाग के बुजुर्गों को डुबो दिया। आह, मजबूत शक्ति अजेय थी। दंड विभाग के बुजुर्गों ने जो कुछ भी हुआ उस पर प्रतिक्रिया करने से पहले उन्हें चू फैंग की मजबूत आभा द्वारा हवा में धकेल दिया गया। जैसे ही वे उतरे, उनका रंग पीला सफेद हो गया और वे बुरी तरह घायल हो गए। उस दृश्य को देखकर लोग पूरी तरह से डर गए। दंड विभाग के सभी बुजुर्ग मूल क्षेत्र में थे। चू फैंग ने इतने सारे बुजुर्गों पर दबाव डालने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, तो क्या इसका मतलब ये था कि वह भी मूल क्षेत्र में कदम रख चुका था? वापस जाओ और लियू चेंगेन को ये बताओ, अगर वह मेरी देखभाल करना चाहता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से आने के लिए कहो। चू फैंग ने भीड़ की जटिल निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने केवल सजा विभाग के बुजुर्गों पर उदासीनता से एक नज़र डाली और फिर तलवार गठबंधन मुख्यालय की दिशा में चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो चू फैंग ने बिना किसी चेतावनी के सीधे हमला कर दिया। जो भी तलवार गठबंधन के सदस्य उसकी नज़र में आए, उनके डेंटियन को छुरा मार दिया गया और उनकी साधना नष्ट कर दी गई। चू फैंग अभी जो कर सकता था उससे वह मूल क्षेत्र के चौथे स्तर पर मौजूद लोगों को आसानी से मार सकता था। अगर वह सुनहरे रंग की बिजली का इस्तेमाल करता तो मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर मौजूद लोगों को मारना चींटी को कुचलने जैसा होता। यहाँ तक कि मूल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर मौजूद लोग भी चू फैंग को नहीं हरा सकते। आत्मा क्षेत्र के आंतरिक दरबार के शिष्यों की तो बात ही छोड़िए। चू फैंग ने उनके हाथ या पैर नष्ट करके उन्हें अपंग नहीं बनाया, बल्कि उसने उनकी साधना को नष्ट करके उन्हें अपंग बनाया और उसने ये सब एक ही वार में किया। हालांकि उसने केवल उनके डेंटियन को छेदा था। जब कई 100 आंतरिक दरबारी शिष्य जमीन पर लेटे हुए थे, वह मनहूस दृश्य ऐसा नहीं था जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति देख सकता था। चू फैंग वापस आ गया है और वह वर्तमान में खुलेआम एक आंतरिक न्यायालय गठबंधन का कत्लेआम कर रहा है। आंतरिक न्यायालय में खून की नदियां बन गई हैं और यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। ये व्यक्ति बहुत ही बेलगाम है और वह वास्तव में एजियो ड्रैगन स्कूल को अपना दुश्मन बना रहा है। चू फैंग की हरकतों की खबर जल्दी ही पूरे आंतरिक प्रांगण में फैल गई। वे कोर जोन में भी घुस गए और देखते ही देखते हर जगह से लोग आंतरिक प्रांगण में आ गए और वे उस दृश्य को देखना चाहते थे।
स्वाभाविक रूप से आंतरिक न्यायालय दंड विभाग चू फैंग की हरकतों को अनदेखा नहीं करेगा। लियू चेंग व्यक्तिगत रूप से बाहर गया और उसने दंड विभाग के कई सौ बुजुर्गों को साथ लेकर चू फैंग को घेर लिया। उन्होंने चू फैंग को मारने के लिए नारे भी लगाए। आखिरकार चू फैंग के साथ उसका पहले से ही कुछ इतिहास था, इसलिए वह चू फैंग को मारने के लिए उस मौके का इस्तेमाल कर सकता था। वह अपने पोते लियू मान का बदला लेने की योजना बना रहा था। आसपास की भीड़ ने सोचा कि चू फैंग निस्संदेह मर चुका है। आखिरकार आंतरिक प्रांगण में लियू चेंगेन का नाम बहुत प्रसिद्ध था। हालांकि जब लियू चेंगेन की टुकड़ी तलवार गठबंधन मुख्यालय में पहुंची तो उसी समय 2 और टुकड़ियां भी पहुंच गईं। यह एल्डर बिल्डिंग थी जिसका प्रभार सू रो के पास था और मार्शल स्किल बिल्डिंग का प्रभार भी एल्डर ओयांग के पास था। एल्डर ओयांग ने दर्जनों लोगों का नेतृत्व किया, जबकि सू रो ने लगभग 1000 लोगों का नेतृत्व किया। ताकत के मामले में इसने लियू चेंगेन को पूरी तरह से मात दे दी। सू रो, यह क्या है? इस बच्चे ने स्कूल के नियमों को तोड़ा है और उसी स्कूल के शिष्यों की खेती को लापरवाही से नष्ट कर दिया है। मेरा दंड विभाग उसे उस अपराध के लिए गिरफ्तार कर रहा है। एजियो ड्रैगन स्कूल में एक एल्डर के रूप में आप वास्तव में उसकी रक्षा कर रहे हैं। क्या आप एजियो ड्रैगन स्कूल के एल्डर होने के योग्य भी हैं? लियू चेंगेन ने जोर से सवाल किया, जैसे कि वह चाहता था कि आसपास के सभी शिष्यों को पता चले कि सू रो गलत था। चू फैंग एक मुख्य शिष्य है, इसलिए भले ही उसने कुछ भी गलत किया हो, उसे दंडित करने की बारी आपकी नहीं है क्योंकि आप ऐसा करने के योग्य नहीं हैं। सू रो ने बिना किसी जल्दबाजी के और जल्दी से कहा। उसने केवल लापरवाही से लियू चेंगेन को एक नज़र देखा और उसने उसे अपनी आंखों में भी नहीं देखा। एल्डर लियू, मुझे पता है कि चू फैंग के साथ आपकी कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को उसी हिसाब से संभालेंगे और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को इस मुद्दे में नहीं लाएंगे। हालांकि आज चू फैंग ने जो कुछ किया वह थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वे बिना कारण के नहीं थे। जब तलवार गठबंधन चू गठबंधन को हरा रहा था, तब आपका दंड विभाग कहाँ था? एल्डर ओयांग ने भी बात की। हालांकि उनकी मुस्कान बहुत कोमल थी, लेकिन उनका लहजा उपहास से भरा था। लियू चेंगेन के पास इसका खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं था। वह न तो सू रो से निपट सकता था और न ही एल्डर ओयांग से। इसलिए वह चू फैंग पर जबरदस्ती हमला करने में असमर्थ था। हालांकि वह चिंतित नहीं था। आखिरकार वह अकेला व्यक्ति नहीं था जो चू फैंग से निपटना चाहता था। जब कोर जोन के लोग आते हैं, भले ही वह खुद पर हमला न करे, चू फैंग के लिए यह आसान समय नहीं होगा। चू फैंग, इस बार तुमने वाकई बहुत बड़ी बात कर दी है। तुम एक ही स्कूल के इतने सारे शिष्यों की साधना को कैसे नष्ट कर सकते हो? इस मुद्दे ने पहले ही पूरे एजियो ड्रैगन स्कूल को हिलाकर रख दिया है। अगर मेरी बहन भी तुम्हें बचाना चाहेगी तो वह असहाय होगी। सू मेई भी आ गई। वह चू फैंग के बगल में खड़ी थी और तलवार गठबंधन के सदस्यों को देख रही थी, जिनका इलाज वर्तमान में बुजुर्गों द्वारा किया जा रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता थी। बेशक वह तलवार गठबंधन के सदस्यों की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थी, लेकिन वह चू फैंग की सुरक्षा के बारे में चिंतित थी। अब तुम्हें मेरा ख्याल आया। जब स्वॉर्ड अलायंस मेरे चू परिवार को परेशान कर रहा था और मैं यहाँ नहीं था, तब तुम और तुम्हारी बहन कहाँ थे? चू फैंग ने सू मेई की तरफ देखते हुए थोड़ा बड़बड़ाया। उसे चिंता या डर नहीं था क्योंकि वह पहले से ही स्पिरिट फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए जब तक जुगे लियोन को इसके बारे में पता था, वह निश्चित रूप से उसे अपना शिष्य बना लेगा। एजियो ड्रैगन स्कूल में उस व्यक्ति के संरक्षण में उसे छूने की हिम्मत कौन कर सकता है? आंतरिक दरबार के शिष्यों की साधना को नष्ट करने की बात तो दूर, भले ही वह उन्हें मार डाले, उसे केवल हल्की सजा ही मिलेगी और कोई भी उसकी जान लेने की हिम्मत नहीं करेगा। चू फैंग, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो तुमने वाकई मुझे और मेरी बहन को गलत तरीके से दोषी ठहराया है। चू फैंग की बातें सुनने के बाद सू मेई के चेहरे पर शिकायतें उभर आईं। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, हालांकि यह वो जियो ही था जिसने तुम्हारे चू परिवार को परेशान किया, लेकिन असल में ये गोंग लियोन के उकसावे पर हुआ था। जिस दिन स्वॉर्ड एलायंस ने काम करना शुरू किया, उस दिन मेरी बहन बाहर आने वाली थी। हालांकि उस समय गोंग लियोन ने मेरी बहन को ढूंढ लिया। वह मेरी बहन के साथ शर्त लगाना चाहता था। उसने कहा, अगर वह उसे हरा सकती है तो वह 1 साल में तय की गई लड़ाई में तुम्हारे जीवन को छोड़ देगा। हालांकि अगर मेरी बहन हार गई तो उसने उसके लिए चीजें बहुत मुश्किल नहीं बनाई। उसने केवल मुझसे और मेरी बहन से अनुरोध किया कि वे तलवार गठबंधन और चू गठबंधन के बीच के मुद्दे में हस्तक्षेप न करें।
अगर मेरी बहन एल्डर नहीं बनती तो वह जो ड्रैगन स्कूल में एक शिष्य होती। इसके अलावा मेरा वर्मिलियन बर्ड सिटी पहले से ही उसके ब्लैक टॉर्टोइस सिटी के साथ खराब संबंधों में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरी बहन गोंग लुयुन से नहीं डरती थी। वह लड़ाई के लिए सहमत हो गई और वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। हालांकि यह प्रत्याशित था कि मेरी बहन हार गई और वह बहुत बुरी तरह से हार गई। हालांकि वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसे अपनी बात रखनी थी। इसलिए मेरी बहन के पास उन चीज़ों की परवाह न करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसके पास तलवार गठबंधन और चू गठबंधन के बीच के मुद्दे में हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था। सू मेई का चेहरा शिकायत से भरा हुआ था क्योंकि वह विस्तार से सच्चाई बता रही थी। अध्याय 166 वू जियू कौन है? गोंग लुयुन ने आपकी बहन को हरा दिया। चू फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पहले भी सू रो के तरीके देखे थे और हालांकि वह गहन क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर थी, फिर भी वह निश्चित रूप से शीर्ष श्रेणी की थी। आखिरकार उसे लगभग एक शिष्य का खिताब मिला था। वर्तमान में गोंग लुयुन भी गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था। यदि वह सू रो को हराने में सक्षम था तो इसका मतलब था कि तरीकों के मामले में गोंग लुयुन सू रो से अधिक शक्तिशाली था। उसने न केवल मेरी बहन को हराया, उसने एल्डर ओयांग को भी हराया। सू मेई ने अपनी नज़र पास ही खड़े एल्डर ओयांग की ओर डाली। क्या एल्डर ओयांग भी हार गए? चू फैंग की तनी हुई भौहें और भी तनी हुई थीं। बहुत से लोग एल्डर ओयांग की क्षमताओं को नहीं जानते थे क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत गहराई से छुपाया था। हालांकि सू मेई से उन्हें पता था कि एल्डर ओयांग बहुत समय पहले ही गहन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। वर्तमान में वह गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर की ओर बढ़ रहे थे। वह वास्तव में गहन क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर थे। सू रो और एल्डर ओयांग के बीच काफी नजदीकी रिश्ता था, इसलिए वह पहले भी एल्डर ओयांग के साथ मुकाबला कर चुकी थी। हालांकि वे बराबरी पर आ गए, लेकिन असल में एल्डर ओयांग ने सू रो के लिए खुद को संयमित रखा। यदि गोंग लुयुन लगातार सू रो और एल्डर ओयांग दोनों को हराने में सक्षम था, तो इससे चू फैंग को अचानक एहसास हुआ कि गोंग लुयुन उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता है। चू फैंग, चून की कोर जोन के बुजुर्ग अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए जल्दी से भागो। मेरे वर्मिलियन बर्ड सिटी में जाओ और बिना किसी संदेह के तुम सुरक्षित रहोगे। सू मेई चू फैंग के शरीर पर झुक गई और उसके कान के पास चुपचाप कहा, ये तुम्हारी इच्छा है या तुम्हारी बहन की? चू फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह मेरी बहन का है और यह मेरा भी है। हम दोनों को उम्मीद है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। सू मेई की निगाहें विनती से भरी थीं। उसे सच में डर था कि चू फैंग बहुत जिद्दी हो जाएगा और मरने के लिए वहीं रह जाएगा। तुम दोनों मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो। चू फैंग ने हंसते हुए अपना हाथ बढ़ाया और लोगों के समूह से बाहर जाने से पहले सू मेई के मुलायम और चमकीले बालों को प्यार से सहलाया। उस पल चू फैंग के दिल में उदासी बादलों की तरह गायब हो गई क्योंकि वह जानता था कि सू रो और सू मेई ने उसके परिवार को नहीं छोड़ा था, लेकिन उनकी अपनी कठिनाइयां थीं। अंत में यह अभी भी उसके लिए था। चू फैंग, तुम कहाँ जा रहे हो? ये देखकर सू मेई ने चू फैंग को खींचा क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह जिस दिशा में जा रहा था वह गलत थी। चूंकि इस वू जियू ने मेरे चू परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं उसे जाने नहीं दे सकता और कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम पागल हो? तुम कोर जोन में जाकर वू जियू को चुनौती देना चाहते हो? सू मेई चू फैंग के शब्दों से घबरा गई, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाई। पलक झपकते ही चू फैंग भीड़ से बाहर कूद गया और पागलों की तरह कोर जोन की ओर भागा। चू फैंग भागना चाहता है, उसे पकड़ो। सू रो, तुम इस बच्चे की रक्षा करना चाहते हो। मैं आज के मामले की रिपोर्ट स्कूल के प्रमुख को दूंगा। जब उसने ये देखा तो लियू चेंगिन घबरा गया। अगर चू फैंग एजो ड्रैगन स्कूल में रहा तो सब ठीक रहेगा और उसके लिए मौत से बचना मुश्किल होगा। हालांकि अगर चू फैंग बच गया तो भले ही वह चू फैंग को मारना चाहे, ये बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले जब सू रो और एल्डर ओयांग ने ये देखा तो वे मन ही मन खुश हुए। न केवल उन्होंने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि उसे परेशान करने का मौका भी लिया। उन्होंने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे लियू चेंगेन के अधीनस्थों को परेशान करें ताकि चू फैंग के भागने के दौरान उसे कवर किया जा सके। हालांकि जब उन्हें पता चला कि चू फैंग किस दिशा में भाग रहा था तो उनके चेहरे जो खुशी से भरे थे, काली रेखाओं वाले माथे में बदल गए। चू फैंग कैसे भाग रहा था? वह बस खुद को जाल में फेंक रहा था और खुद को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। यह आदमी, वह लोगों को चिंताओं से मुक्त क्यों नहीं होने देता?
सू रुओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह वहीं खड़ी रही और उसने अपना पैर पटका। कुछ देर सोचने के बाद उसका आकर्षक रूप आगे बढ़ा और उसने चू फैंग का पीछा किया। एल्डर ओयांग भी अपवाद नहीं था क्योंकि वह भी उसका पीछा कर रहा था। वह देखना चाहता था कि चू फैंग क्या करने जा रहा है। चू फैंग बहुत तेज था और बहुत तेजी से वह आंतरिक प्रांगण से कोर जोन में घुस गया। कोर जोन में प्रवेश करने के बाद वह रुका नहीं और वह सीधे एक चौक में पहुंच गया। चौक गोलाकार था और इसकी बनावट भी अनोखी थी। बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध मंच था। वह युद्ध मंच लाल रंग का था, मानो खून से रंगा हो, और वह देखने में बहुत ही आकर्षक था। लड़ाई के मंच के बीच में एक बड़ी लाल रंग की घंटी भी थी। उस बड़ी घंटी पर एक बहुत बड़ा साइन लटका हुआ था। साइन पर कई बड़े बड़े शब्द लिखे थे, दुर्भावनाओं के लिए जीवन और मृत्यु का मंच। एक फुर्तीले बंदर की तरह चू फैंग उछलकर बड़ी घंटी के सामने आ गया। उसने घंटी को कुछ बार बजाया और घंटी की आवाज हवा में गूंज उठी। ये लगभग पूरे कोर जोन में गूंज उठी और बहुत जल्दी इसने आसपास के कोर शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वे सुन सकते थे कि यह ग्रज के लिए जीवन और मृत्यु चरण की घंटी थी। जीवन और मृत्यु का चरण, अपने नाम की तरह, अगर कोई शिकायत थी तो जीवन और मृत्यु का फैसला वहां किया जाएगा। हालांकि एजियो ड्रैगन स्कूल के लिए स्कूल के नियम थे, जब तक कि 2 शिष्य थे जिनके पास शिकायतें थीं जिन्हें हल नहीं किया जा सकता था और उन्हें अपने जीवन से उन्हें हल करना था, वे वास्तव में उस स्थान पर आ सकते थे। हालांकि इससे पहले उन्हें जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी। जो लोग जीवन और मृत्यु के मंच पर बड़ी घंटी बजाने की हिम्मत करते थे, उनका मतलब था कि वे जीवन और मृत्यु का द्वंद्व करने जा रहे थे। उस दृश्य में जीवंतता थी जिसे लोग सबसे अधिक देखना चाहते थे। उसी क्षण कोर जोन से लगभग सभी लोग आ गए, यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी थे। देखो, क्या वह चू फैंग नहीं है? क्या उसने भीतरी प्रांगण में नरसंहार शुरू नहीं किया था? उसने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये लड़का बहुत दुस्साहसी है। पहले तो इसने सीनियर गोन को नाराज किया, फिर इसने आंतरिक दरबार के शिष्यों को बुरी तरह घायल कर दिया, और अब ये जीवन और मृत्यु के चरण पर है। अब वह क्या करने जा रहा है? चू फैंग का नाम पूरे एजियो ड्रैगन स्कूल में फैल चुका था और यहाँ तक कि उसके चित्र भी हर जगह पोस्ट किए गए थे। चू फैंग को कोई भी पहचान सकता था और वे उसकी हरकतों से हैरान थे। उस पल सबके दिलों में एक ही ख्याल आया, वह लड़का मरना चाह रहा था। जब लोगों ने जीवन और मृत्यु के मंच के चारों ओर पहाड़ और समुद्र बना लिए, तो चू फैंग ने बड़ी घंटी बजाना बंद कर दिया। उसने अपनी पीठ सीधी की और मंच के चारों ओर खड़ी भीड़ पर जोर से चिल्लाया, वू जियू कौन है? ऊपर आओ और मरो। अध्याय 167, वू जियू का आगमन। क्या वह वू जियू को जीवन और मृत्यु के मंच पर चुनौती देना चाहता है? जीवन और मृत्यु के चरण पर लड़ने के लिए उसे जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। चू फैंग वास्तव में मरना चाहता है, वह अब और जीना नहीं चाहता है न? वू जियू कौन है? वह तलवार गठबंधन का संस्थापक है और तलवार परिवार का सबसे बड़ा बेटा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। वह एजियो ड्रैगन लीडरबोर्ड पर 9वें स्थान पर है और उसके पास मूल क्षेत्र के 5वें स्तर की खेती है। चू फैंग ने उसे चुनौती देने की हिम्मत की। जब चू फैंग के शब्द बाहर आए तो वे एक स्पष्ट दिन में गड़गड़ाहट की तरह थे और हर कोई हैरान था। इतना हैरान कि फर्श जबड़े से भर गया और कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि चू फैंग मजाक कर रहा था। हालांकि जब चू फैंग ने कुछ और बार चिल्लाया, वू जियू, ऊपर आओ और मरो, तो लोगों को पता चला कि चू फैंग गंभीर था। मूल क्षेत्र का पहला स्तर। ये लड़का पहले ही मूल क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश कर चुका है। अंत में घटनास्थल पर मौजूद मूल क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों ने चू फैंग की साधना को महसूस किया। हालांकि मूल क्षेत्र के पहले स्तर की साधना बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन जब उस साधना को चू फैंग के शरीर पर रखा गया तो लोगों के पास चू फैंग को दूसरे दृष्टिकोण से देखने और उस युवक का पुनर्मूल्यांकन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस उम्र में मूल क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश करने का क्या मतलब था, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब चू फैंग ने कोर जोन में प्रवेश किया था तो उसके पास सिर्फ आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना थी। 2 महीने का समय बीतने से पहले ही उसने साधना के 2 स्तर पार कर लिए और एक बहुत बड़ा अंतर पार करके मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया। सुधार की उस गति का कोई मतलब नहीं था। ये चू फैंग सरल नहीं है और यह पता चला है कि वह काफी प्रतिभाशाली है। अगर वह इसी तरह विकसित होता रहा तो वह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट व्यक्ति बन जाएगा। हालांकि अफसोस की बात है कि वह बहुत घमंडी था और उसने जीवन या मृत्यु की लड़ाई तय की।
1 साल में चाहे वह कितना भी मजबूत हो जाए, वह वरिष्ठ गोंद को नहीं हरा सकता। कुछ लोगों ने चू फैंग की क्षमता देखी और उस पर दया महसूस की। हम्फ, पूरे साल की क्या जरूरत है, आज ये बच्चा हार जाएगा। वू जियो और सीनियर गोंग के बीच काफी अच्छे संबंध हैं और वू जियो पहले से ही चू फैंग को नापसंद करता था। और अभी चू फैंग वू जियो को चुनौती देने के लिए जीवन और मृत्यु के चरण पर जाने की हिम्मत करता है। वू जियो उसे कैसे जाने दे सकता है? हालांकि कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि चू फैंग आज की विपत्ति से बच नहीं सकता। मुझे कौन चुनौती दे रहा है? ठीक उसी समय एक और धमाकेदार आवाज सुनाई दी और एक शरीर जमीन से बहता हुआ अंत में स्थिर होकर लड़ाई के मंच पर उतरा। यह एक दुबला पतला शरीर, औसत कद, बदसूरत शक्ल, झींगा जैसी नाक, मेढक जैसी आंखें, रंगीन दांतों की एक पूरी पंक्ति वाला व्यक्ति था और जब वह बोलता था तो उसकी बदबू 30 मीटर तक फैल जाती थी। अगर वह किसी के चेहरे पर हाँ करता तो वह व्यक्ति जमीन पर घुटने टेक देता और उल्टी करता रहता। हालांकि उनकी शक्ल बहुत भयानक थी, लेकिन वे कोर जोन में काफी मशहूर थे। वे स्वॉर्ड एलायंस के संस्थापक थे। एजियो ड्रैगन लीडरबोर्ड में 9वें स्थान पर वू जियो। तुम वू जियो हो? चू फैंग की आंखें चमक उठी। अपने जीवन में पहली बार उसने पाया कि दुनिया में ऐसा असामान्य दिखने वाला व्यक्ति भी है। उसकी नाक चौड़ी हो गई और उसका बड़ा मुंह पीछे की ओर खींच गया। उसने अपने सिकुड़े हुए पेट पर हाथ मारा और गर्व से कहा, मैं वू जियो हूँ। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? मैं तुम्हें चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मारने आया हूँ, चू फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बड़े साहब, जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र ले आओ। आज मैं इस बदमाश को यही खत्म कर दूंगा। वू जियो ने जोर से चिल्लाया और नीचे चिल्लाया। अगर वह किसी आंतरिक दरबारी बुजुर्ग से इस तरह बात करता तो यह माफ करने लायक था। हालांकि अगर वह किसी मुख्य बुजुर्ग से इस तरह बात करता तो वह काफी दुस्साहसी होता। कई मुख्य शिष्यों ने ठंडी हवा की सांस ली क्योंकि उन्हें लगा कि भले ही चू फैंग पागल था, लेकिन वू जियो उससे भी ज्यादा पागल था। हालांकि जिस बात ने लोगों को अवाक कर दिया वह ये थी कि वू जियो के बोलने के तुरंत बाद अप्रत्याशित रूप से एक मुख्य बुजुर्ग मैदान से बाहर आया और वह धीरे धीरे लड़ाई के मंच पर चला गया। उसने अपने बाएं हाथ में एक स्याही ब्रश और स्याही पकड़ी और अपने दाहिने हाथ में जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र पकड़े हुए वह वू जियो के सामने पहुंचा। अरे वाह, वू जियो की क्या हैसियत है! वह कोर एल्डर्स को ऐसे ही कैसे बुला सकता है? कुछ लोग काफी हैरान थे। उस एल्डर की साधना कम नहीं थी और वह मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, वू जियो से 2 स्तर ऊपर। हालांकि उसने वू जियो की बातें ऐसे ही सुनी और इससे लोग बहुत हैरान हो गए। शायद आपको इस बारे में पता नहीं है, कुछ दिन पहले वू जियो ने एल्डर झोंगली को अपना सम्मान दिया और उनका शिष्य बन गया। वह पहले से ही आधिकारिक तौर पर एल्डर झोंगली का प्रत्यक्ष शिष्य है। बुजुर्ग झोंगली, सन की झोंगली ये सही है वह। हे भगवान, वू जियो उसका शिष्य बन गया। एक बार फिर सभी चौंक गए। झोंगली एजियो ड्रैगन स्कूल में काफी मशहूर था। व्यक्तिगत ताकत के मामले में वह एजियो ड्रैगन स्कूल में 3रे स्थान पर होगा। भले ही 6 रक्षकों में से कोई भी उससे अकेले लड़े, वे उसे हरा नहीं सकते थे। हालांकि झोंगली बिल्कुल झूगी लियोन की तरह ही था। वह भी एक अतिथि बुजुर्ग था, इसलिए वह केवल एक उपाधि के रूप में एजियो ड्रैगन स्कूल में था। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। अपने कौशल को किसी शिष्य को सौंपने की बात तो दूर की बात है। वर्तमान में वू जियो का उसका शिष्य बन पाना लोगों की अंतहीन प्रशंसा को आकर्षित करता है। दुर्भावनाओं के लिए जीवन और मृत्यु की अवस्था वास्तव में किसी के जीवन को निर्धारित कर सकती है। हालांकि द्वेष होना चाहिए। आप दोनों में क्या द्वेष है? उस बुजुर्ग ने सवाल किया। उसने मेरे परिवार को परेशान किया। क्या ये कोई दुश्मनी है? चू फैंग ने जवाब दिया। इस बदमाश ने मेरे कई 100 अधीनस्थों की खेती बर्बाद कर दी। क्या ये कोई दुश्मनी नहीं है? वू जियो ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। अपने नाम पर हस्ताक्षर करो और खून का निशान छोड़ दो, बुजुर्ग ने कहा। जब सब कुछ ठीक हो गया तो वह बुजुर्ग लड़ाई के मंच से चला गया। केवल वू जियो और चू फैंग ही मंच पर रह गए जो खून से रंगे हुए लग रहे थे। बेटे, मैं तुम्हें बहुत दिनों से मारना चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे दरवाजे पर आकर खुद को सौंप दोगे। तुमने मुझे खुलेआम चुनौती दी। आज अगर मैं तुम्हारी मरने की इच्छा पूरी नहीं करता तो मुझे तुम्हारे मूर्ख दिल पर बहुत तरस आएगा। वू जियो ने एक हाथ से अपनी मुट्ठी कसी और उसकी मूल शक्ति बढ़ गई। एक बढ़िया लंबी तलवार संघनित हुई। वह तलवार बेहद खूबसूरत थी।
ये जितनी खूबसूरत हो सकती थी उतनी ही खूबसूरत थी। हालांकि यह असली तलवार नहीं थी और इसे केवल वू जियू की संघनित मूल शक्ति द्वारा बनाया गया था। ये रैंक 5 मार्शल कौशल था जो 100 परिवर्तनों के धनुष से कमतर नहीं था। आगे बढ़ो, देखते हैं तुम मेरी इच्छा कैसे पूरी करोगे। चू फैंग के चेहरे पर उदासीन भाव था और उसने वू जियू को अपनी आंखों में भी नहीं देखा। तुम जैसे लोगों के खिलाफ मुझे सिर्फ एक वार की जरूरत है। वू जियू ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए अपने हाथ में तलवार लहराई। उसने चू फैंग की दिशा में हवा में वार किया। तारांकन धमाका। उसके वार के बाद हर तरफ से गड़गड़ाहट की आवाज आई। अद्वितीय अत्याचारी तलवार की ऊर्जा हवा में संघनित हो रही थी। चीखते हुए वह चू फैंग की ओर उड़ी। अध्याय 168 घातक प्रहार। तारांकन स्वूश। तलवार की ऊर्जा हवा में टूट गई और आसपास की मूल शक्ति विस्थापित हो गई। यह कोई मार्शल कौशल नहीं था, लेकिन यह मार्शल कौशल से बेहतर था। यह एक ऐसा प्रहार था जिसे वू जियू ने अपनी इच्छाशक्ति से बनाया था, लेकिन वह ताकत सामान्य मार्शल कौशल से कमजोर नहीं थी। मजबूत। वू जियू वास्तव में तलवार गठबंधन के संस्थापक होने के योग्य है। तलवार तकनीक में उसकी उपलब्धि वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वू जियू के इस हमले से भीड़ में तरह तरह की हैरानी की आवाजें उठने लगीं। यहाँ तक कि कई बड़े बुजुर्ग भी अपनी राय जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन वू जियू की प्रभावशाली तलवारबाजी तकनीक की तुलना में और भी अधिक लोग चू फैंग को बिना पलक झपकाए घूर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि चू फैंग कैसे मरने वाला है। तारांकन फफफ। लेकिन जाहिर है चू फैंग उन्हें निराश करने वाला था। जैसे ही तलवार की ऊर्जा चू फैंग के पास पहुंची, चू फैंग की बड़ी आस्तीन की लहर के साथ मूल शक्ति की एक परत बाहर निकली और परत दर परत इसने तलवार की ऊर्जा को भंग कर दिया। अंत में ये पूरी तरह से नष्ट हो गई। अरे ये सच नहीं है न? चू फैंग ने वू जियू के हमले को विफल कर दिया। शायद आत्मा क्षेत्र के लोग उस दृश्य को समझ नहीं पाए, लेकिन मूल क्षेत्र के लोगों ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। जाहिर है चू फैंग ने मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर अपनी शक्ति का उपयोग करके वू जियू की तलवार ऊर्जा को आसानी से भंग कर दिया, जो मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर थी। ये बच्चा काफी प्रभावशाली है। उसने मूल क्षेत्र के एक स्तर की अपनी साधना का उपयोग मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक हमले को नष्ट करने के लिए किया। ये वास्तव में सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं है। एक बुजुर्ग मदद नहीं कर सका लेकिन आश्चर्य में चिल्लाया क्योंकि चू फैंग के तरीके काफी भयानक थे। इतनी छोटी सी बात से चौंकने की जरूरत नहीं है। कमजोर की तरह मजबूत को हराने जैसी चीजें पहले भी की जा चुकी हैं। किंवदंतियों के अनुसार हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल के संस्थापक की युवावस्था के दौरान उन्होंने प्रोफाउंड दायरे में रहने वालों को हराया था, जब वे केवल मूल दायरे में थे। अब यही असली कमजोर की तरह मजबूत को हराना है। एक अन्य मुख्य बुजुर्ग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, बकवास। बेशक हमारे संस्थापक मजबूत होंगे। आखिरकार वह 9 प्रांतों में एक विशेषज्ञ थे। हालांकि चूंकि चू फैंग ये सब इस हद तक कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है? यह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी प्रतिभा के साथ उसे प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि वू जियू ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है और अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। जब वे फिर से चू फैंग की ओर देखने लगे तो बड़ों की निगाहों में गंभीरता का एक अतिरिक्त संकेत था। तुम्हारा वार काफी कमजोर था। क्या तुम्हारे पास कोई और तकनीक है? चू फैंग ने वू जियू के हमले को खत्म करने के बाद हंसते हुए कहा, जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि जब मैं गंभीर होता हूँ तो कितना डरावना लगता हूँ। वू जियू को ठंड लग गई और उसने अपने हाथ में तलवार उठाई, फिर अचानक उसे ऊपर की ओर काट दिया। एक विशाल अर्धचंद्र प्रकट हुआ और चू फैंग की ओर उड़ गया। रैंक 5 मार्शल कौशल हाफ मून चॉप। नहीं, यह कोई साधारण हाफ मून चॉप नहीं है। यह एक रैंक 5 मार्शल कौशल है जिसे किसी अन्य रैंक 5 मार्शल कौशल की शर्त के साथ प्रदर्शित किया जाता है। यह एक डबल लेयर्ड मार्शल कौशल है। जब अर्धचंद्र दिखाई दिया तो कुछ लोग बहुत चौंक गए और एक नज़र में उन्होंने इसे एजियो ड्रैगन स्कूल में एक अत्यंत मजबूत मार्शल कौशल के रूप में पहचाना। उस मार्शल कौशल का उपयोग तलवार से किया जाना था और यदि यह सफल रहा तो तलवार की ऊर्जा अर्धचंद्र की तरह होगी, चमकदार, सुंदर और दमनकारी। वू जियू ने न केवल हाफ मून चॉप में महारत हासिल की, बल्कि उसने इसे लॉन्गस्वॉर्ड के साथ भी इस्तेमाल किया जिसे उसने रैंक 5 मार्शल स्किल से बनाया था। उस हाफ मून चॉप में बेहद भयावह शक्ति थी और कोई भी साधारण व्यक्ति उस हमले को रोक नहीं सकता था। उस पल
सबकी नजरें एक बार फिर चू फैंग पर टिक गईं। हाफ मून चॉप बहुत ही असाधारण था, चाहे वह गति की बात हो या शक्ति की। इसे इस्तेमाल करने वाले के एक विचार से ही यह फट सकता था और इसे चकमा देने का कोई तरीका नहीं था। चू फैंग ने अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। बिना किसी जल्दबाजी के और केवल तब तक जब तक हाफ मून चॉप उसके पास नहीं आ गया, उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और सीधे मुक्का मारा। तारांकन धमाका। जब वह मुक्का मारा गया तो हर जगह मूल शक्ति उभर आई। मजबूत ताकत ने मंच पर एक सर्पिल की तरह लहरें पैदा की क्योंकि इसने हाफ मून चॉप को बलपूर्वक रद्द कर दिया। हम जैसे ही मूके ने हाफ मून चॉप को नष्ट कर दिया, चू फैंग ने अपने एक हाथ को जकड़ लिया और एक सुनहरे रंग की लंबी तलवार जो सभी दिशाओं में चमक रही थी, उसकी हथेली में संघनित हो गई। तुम्हारा हमला बहुत कमजोर है, इसलिए मैं तुम्हें अपना हमला करने दूंगा। हाथ में तलवार थामे हुए उसके पैरों से बिजली चमकी और लगभग एक पल में वह वू जियू के सामने आ गया। एक सुनहरी रोशनी गुजरी और उसने वू जियू के दिल पर वार किया। यह आदमी। उस समय वू जियू के चेहरे पर आश्चर्य से सारा रंग उड़ गया क्योंकि इतनी दूरी पर उसे आखिरकार चू फैंग की ताकत का एहसास हुआ। दमन की भावना मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर किसी की नहीं थी। यह उससे किसी भी तरह से कमजोर भी नहीं थी। हालांकि आखिरकार वू जियू तलवार परिवार में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इस तथ्य को अलग रखें कि उसने तलवार गठबंधन की स्थापना की थी, सिर्फ चोंगली येहू द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने से ही उसकी उत्कृष्टता का पता चलता है। उसके हाथ में तलवार कांपने लगी और वह पानी के सांप की तरह लहराने लगी। उसने चू फैंग की सुनहरी रंग की तलवार को एक तरफ धकेल दिया, फिर अपने हाथ को उलटकर उसने उसे चू फैंग के गले की ओर बढ़ाया। हे, अब ये थोड़ा और दिलचस्प है। चू फैंग ने ठहाका लगाया और उसकी युद्ध की इच्छाएं जाग उठी। न केवल वह पीछे नहीं हटा, बल्कि अपनी आत्मा शक्ति का पता लगाने, अपनी शाही आकाश तकनीक विधियों और अपने हाथ में जकड़ी हुई सुनहरे रंग की लंबी तलवार का उपयोग करके उसने वू जियू के साथ युद्ध किया। हुश हुश हुश। तलवारों की छवियां हर जगह उड़ रही थीं और चमक हर दिशा में फैल रही थी। हर बार जब वे आपस में भिड़ते थे तो एक ऊर्जा की लहर उठती थी जो लड़ाई के मंच पर सब कुछ तबाह कर देती थी। हालांकि दोनों लोग ऐसे ही लड़ते रहे जैसे उन्हें कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने तलवारबाजी की ऐसी कला दिखाई कि किसी की भी आंखें चौंधिया जाती थीं। कभी हमला करते, कभी बचाव करते, और इसे देखने वाले लोगों के मुंह और जीभें सारी बातों से सूख चुकी थीं और उनका मुंह डूबल रहा था। ऐसी शानदार तलवारबाजी की तकनीक। वू जियू के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तलवारबाजी की तकनीक के मामले में चू फैंग के पास भी इतनी उच्च कुशलता होगी। चू फैंग वाकई बहुत प्रभावशाली है। वह मूल क्षेत्र के पहले स्तर की साधना का उपयोग वू जियू से लड़ने के लिए कर सकता है, जो इस हद तक मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। लोग अचंभित होकर देखते रहे और कई शिष्यों ने चू फैंग के प्रदर्शन की प्रशंसा की। वह कैसे बेकार था जैसा कि लोगों ने पहले कहा था। वह बस एक अभूतपूर्व प्रतिभा था। उसने मूल क्षेत्र के पहले स्तर की साधना का उपयोग मूल क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना वाले किसी व्यक्ति से लड़ने के लिए किया। उसने साधना के 4 स्तरों को छोड़ दिया। लोगों को उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करनी पड़ी। यह आदमी वाकई वू जियू को इस हद तक मजबूर करने में सक्षम है। जब मैंने उसे फिर से देखा तो वह अचानक पहले से भी ज्यादा मजबूत क्यों हो गया? वह पहले से भी ज्यादा मजबूत है। उसने इतनी जल्दी सुधार करने के लिए साधना कैसे की? लेकिन अन्य लोगों की तुलना में सू मेई का चेहरा बेहद जटिल था। उसे अचानक पता चला कि उसके और चू फैंग के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी। उसे पता भी नहीं था कि वह पहले ही पीछे छूट चुकी थी और अब वह चू फैंग को छू भी नहीं सकती थी। आप सभी चू फैंग को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। क्या आप नहीं देखते कि वू जियू उस चू फैंग के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्या आप नहीं देखते कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है? जब वू जियू गंभीर हो जाएगा तो चू फैंग निस्संदेह मर जाएगा। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि उन दोनों के बीच इतनी लड़ाई इसलिए हो सकी क्योंकि वू जियू ने अपने पास मौजूद सारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उनमें से ज्यादातर लोग चू फैंग से नफरत करते थे और चाहते थे कि वह मर जाए। उसकी मौत जितनी दुखद होगी उतना ही अच्छा होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके दिल में ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि चू फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया है और अभी मैं तुम्हें अपना विशेष कौशल घातक प्रहार का अनुभव कराऊंगा। अचानक वू जियू जोर से चिल्लाया और जैसे ही तलवार की ताकत बढ़ी वह पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि जिस क्षण वह गायब हुआ
चू फैंग के चारों ओर तलवार की मजबूत ऊर्जा संघनित हो गई और पूरा युद्ध मंच अंधेरा हो गया। अध्याय 169 पागल आदमी। देखो, ये वू जियू का प्रसिद्ध कौशल है, घातक प्रहार। हे भगवान, ये वाकई जानलेवा हमला होगा। ये खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। जानलेवा हमले से चू फैंग निश्चित रूप से मर जाएगा। उस धुंधली लड़ाई के मंच को देखकर, जिसके चारों ओर हत्या की मंशा मंडरा रही थी, हर कोई आश्चर्य में लगातार रो रहा था और कोई भी शांत नहीं रह सका, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले ही पहचान लिया था कि यह वू जियू की सबसे शक्तिशाली हत्या पद्धति थी। वह मार्शल कौशल एजियो ड्रैगन स्कूल का मार्शल कौशल नहीं था, न ही वह वू जियू के परिवार का मार्शल कौशल था। यह एक ऐसा मार्शल कौशल था जो केवल वू जियू के पास था। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल कौशल था। उस हुनर के बारे में कई अफवाहें थीं। कुछ लोगों ने कहा कि वू जियू को ये हुनर कुछ ऐतिहासिक अवशेषों में मिला था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वू जियू को एक खास विशेषज्ञ की विरासत मिली थी। कुछ लोगों को तो ये भी संदेह था कि झोंगली येहू ने वू जियू को अपना शिष्य इसलिए बनाया क्योंकि वह वू जियू का घातक प्रहार पाना चाहता था। घातक प्रहार में अत्यंत भयानक शक्ति थी। हालांकि यह भी रैंक 5 मार्शल कौशल था, वास्तव में इसकी शक्ति की तुलना रैंक 6 मार्शल कौशल से भी की जा सकती है। जब इसका उपयोग किया जाता है तो ये केवल एक ही स्तर की शक्ति प्रदर्शित करता है। शाम के समय आसमान और अंधेरे होते मैदान के दौरान एक ठंडी चमक गुजरती थी। वह मृत्यु का समय होता। एक और तरह की अफवाह भी थी। वू जियू से मुकाबला करते समय उसे कभी भी उस हुनर का इस्तेमाल न करने दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका विरोधी निस्संदेह उसकी तलवार के नीचे गिर जाएगा। भले ही उनकी ताकत वू जियू से ज्यादा हो, लेकिन वे उससे बचाव नहीं कर पाएंगे। उस समय जब वू जियू ने उस कौशल का इस्तेमाल किया तो लगभग सभी लोगों को लगा कि चू फैंग मर चुका है। यहाँ तक कि सू मेई और सू रॉ ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। चू फैंग के लिए उनके पसीने छूटने लगे। तारांकन पुच्छी। अंत में अस्त व्यस्त अंधेरे में एक ठंडी चमक अर्धचंद्रमा के वक्र के साथ फैली। ताज़ा खून भी छिड़का और उसी क्षण अंधेरा मंच अपने पुराने स्वरूप में लौट आया। हे भगवान, ये। लेकिन जब लोगों ने स्टेज पर यह नज़ारा देखा तो हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया। वे अवाक रह गए और इतने सदमे में आ गए कि अपना मुंह भी बंद नहीं कर पाए। कुछ लोगों की तो जुबान भी कांपने लगी, क्योंकि उस समय चू फैंग अभी भी मंच पर खड़ा था। खून के धब्बे तो दूर, उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। उसके चेहरे पर धूल तक नहीं थी। वह शांति थी, वह शांति थी, वह विश्राम था, वह शांति थी, वह शांति थी। उसे ही वास्तव में सहज होना कहा जाता है। वू जियू की ओर देखते हुए वह घुटनों के बल जमीन पर टिका हुआ था। उसके घुटनों से 2 रक्त धाराएं तेजी से बह रही थीं, जो आपस में जुड़कर एक सुंदर रक्तचित्र बन गई थी। यह उस पल कोई भी शांत नहीं रह सकता था, क्योंकि उन्होंने जो कल्पना की थी वह चू फैंग के सभी प्रकार के दयनीय दृश्यों में थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि अंत उनके सामने का दृश्य था। वू जियू, जो मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। वू जियू, जो एजियो ड्रैगन लीडरबोर्ड में 9वें स्थान पर था। वू जियू, जिसने घातक प्रहार का इस्तेमाल किया था, चू फैंग की तलवार से हार गया और वह पूरी तरह से हार गया। तुम हार गए। ठीक उसी समय चू फैंग के हाथ में सुनहरे रंग की लंबी तलवार वू जियू के कंधे और उसकी गर्दन के पास आकर गिरी। ये देखकर सभी के चेहरे पर एक बार फिर से बहुत ज्यादा भाव बदल गए। वे चू फैंग की निगाहों में बढ़ती हत्या की मंशा देख सकते थे। जब उन्होंने चू फैंग के मुंह के कोने पर लटकी ठंडी मुस्कान देखी तो पता चला कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। चू फैंग वाकई हत्या करने जा रहा था। हालांकि यह नहीं भूलना चाहिए कि वू जियू का परिवार तलवारों का परिवार था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। वू जियू का भाई गोंग लुयुन था और वू जियू का गुरु झोंगली येहू था। चू फैंग उन तीनों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकता था। अगर चू फैंग ने वू जियू को मारने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से मरने की तैयारी में था। उसके बाद चू फैंग आगे बढ़ा। उसकी तलवार हिल गई। हर कोई जानता था कि वू जियू मर चुका है। चू फैंग का अंत चाहे जैसे भी हो, उसी पल वू जियू को चू फैंग द्वारा मारा जाना तय था। रुकना। ठीक उसी समय अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी। ये गरजने जैसी थी और सभी को इस हद तक हिला दिया कि उनके कान बजने लगे। कुछ कमजोर लोग तो बेहोश भी हो गए। जब उन्होंने देखा तो वे खाली आंखों से घूरने से खुद को नहीं रोक पाए। एक बूढ़ा आदमी जीवन और मृत्यु मंच के बाहर खड़ा था और स्थिर आंखों से वह चू फैंग को घूर रहा था।
उस बूढ़े आदमी ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसकी पीठ के पीछे एक काले रंग की लंबी तलवार थी। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं और वे चील की तरह तेज थीं। उस पल वे चू फैंग को भी ठंडी निगाहों से घूर रहे थे। झोंगली येहू, तेज नज़र वाले लोगों ने पहचान लिया कि वह व्यक्ति कौन था। यह जो ड्रैगन स्कूल का जाना माना अतिथि झोंगली येहू था। झोंगली येहू यहाँ है। वू जियो बच गया है। वू जियो के दोस्तों ने राहत की सांस ली क्योंकि उन्हें लगा कि चू फैंग संभवतः उस व्यक्ति के सामने वू जियो को नहीं मारेगा। ये जानने के लिए कि झोंगली येहू एक गहन क्षेत्र विशेषज्ञ था। पूरे एजियो ड्रैगन स्कूल में उसे शीर्ष पात्रों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था। इसके अलावा झोंगली येहू का चरित्र काफी विलक्षण था और वह हमेशा काफी घमंडी रहता था। अपने गुस्से के साथ अगर चू फैंग ने वू जियो को मारने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से चू फैंग पर हमला करेगा और उसे मार देगा। हाँ, चू फैंग ने अपनी हिलती हुई सुनहरे रंग की लंबी तलवार रोकी और उसने उदासीनता से झोंगली येहू की ओर एक नज़र डाली। दोस्त, वू जियो मेरा शिष्य है। क्या तुम मुझे कुछ सम्मान दे सकते हो और उसकी जान बख्श सकते हो? झोंगली येहू ने शांति से कहा, लेकिन उसके स्वर में विनती करने का एक भी भाव नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह आदेश दे रहा हो। हम्फ, चू फैंग ने झोंगली येहू के शब्दों पर केवल ठंडी सांस ली। उसके बाद उसने अचानक अपना हाथ हिलाया और एक सुनहरी चमक गुजर गई। वू जियो का सिर जमीन पर गिर गया। उस दृश्य ने सभी को भयभीत कर दिया। चू फैंग ने न केवल झोंगली येहू के अनुरोध को अनदेखा किया, बल्कि उसने झोंगली येहू के सामने वू जियो को मार डाला। उसने वू जियो का सिर भी काट दिया। ये हरकत काफी पागलपन भरी थी, इतनी पागलपन भरी कि लोगों को इसे स्वीकार करना मुश्किल हो गया। हालांकि चू फैंग के ये शब्द कहने के बाद ही लोगों को पता चला कि एक सच्चा पागल क्या होता है। तुम मुझे उसे छोड़ देने के लिए कहते हो तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? चू फैंग ने वू जियो के सिर को पकड़ लिया और झोंगली येहू से घृणापूर्वक कहा। अध्याय 170। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तुम मुझे उसे छोड़ देने को कहते हो तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? चू फैंग के शब्द बहुत तेज और स्पष्ट थे। जीवन और मृत्यु चरण की तो बात ही छोड़िए, जीवन और मृत्यु चरण से बाहर के लोग भी इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे क्योंकि जब वह बोलता था तो वह मूल शक्ति का उपयोग करता था। ये सही था, वह सभी को बताना चाहता था कि वह चू फैंग उस बूढ़े आदमी को कोई सम्मान नहीं देता। धिक्कार है, ये चू फैंग मरना चाह रहा है, वह मरना चाह रहा है। चू फैंग ने सबको चकित कर दिया, यहाँ तक कि जिन दर्शकों का उससे कोई संबंध नहीं था उनके भी पसीने छूट गए। उस पल सभी ने अवचेतन रूप से अपनी कास्ट झोंगली येहू की ओर कर दी। अगर कोई नहीं देखता तो उसे पता नहीं चलता, लेकिन अगर वे देखते भी तो डर के मारे हवा में उछल पड़ते। झोंगली येहू का चेहरा राख जैसा हो गया था। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी कि वे गाय की आंखों से भी बड़ी हो गई थी और वे बाहर निकलने वाली थी। उसका गाल फटने वाला था और जो लोग उसके आसपास थे वे उसके दांत पीसने की आवाज़ भी सुन सकते थे। हर कोई जानता था कि महत्वपूर्ण किरदार चू फैंग से क्रोधित था और वह काफी क्रोधित भी था। वर्तमान में उसके पास निश्चित रूप से चू फैंग को मारने का दिल होगा। यह इस हद तक था कि वह उसकी लाश को 10,000 टुकड़ों में फाड़ देगा। तारांकन टकराना। अचानक झोंगली येहू हवा में उछला और एक विशाल पहाड़ की तरह वह लड़ाई के मंच पर उतरा। मजबूत बल ने पूरे मंच को हिला दिया और यहाँ तक कि चू फैंग भी मंच पर झूल गया और वह लगभग गिर गया। कोई आओ, मैं इस लड़के के साथ जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करूंगा। झोंगली येहू ने चू फैंग की ओर इशारा किया और शेर राजा की तरह चिल्लाया। वह इतना जोर से चिल्ला रहा था कि किसी को बहरा कर सकता था। वास्तव में झोंगली येहू हमला करेगा। अगर वह चू फैंग को मारना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है? हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि जब झोंगली येहू ने वास्तव में अपनी चाल चलनी शुरू की और हमला करने के लिए तैयार हुआ तब भी उन्हें काफी झटका लगा। तारांकन फफफ। ठीक उसी समय एक और आकृति लड़ाई के मंच पर कूद पड़ी। यह एक सुंदर महिला थी। वह जो ड्रैगन स्कूल सूरो द्वारा देखी गई एक सुंदरता थी। बड़े झोंगली एक बड़े के रूप में युवा पीढ़ी के सामने खुद को नीचा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूरो ने कहा, छोड़ो, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? झोंगली येहू ने अपना हाथ हिलाया और उसके साथ एक तेज हवा आई। ये तेज हवा एक तूफान की तरह थी जिसने लड़ाई के मंच पर कहर बरपा दिया।
लगभग तुरंत ही इसने सूरो को अपनी चपेट में ले लिया और ये तेज हवा सूरो की सफेद स्कर्ट को टुकड़ों में फाड़ने वाली थी। ये पुरानी चीज, ये देखकर चू फैंग ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और वह उस तूफान में भागने वाला था, क्योंकि उसके दिल में सूरो पहले से ही उसकी थी और वह भीड़ के सामने उसके कपड़े नहीं फाड़ने देगा। तारानकन फफफ। लेकिन चू फैंग को जाने का मौका मिलने से पहले ही एक बूढ़ा आदमी उस तूफान में कूद पड़ा। उसके अंदर घुसने के एक ही पल में तूफान थम गया और सूरो एक बार फिर से सही सलामत स्टेज पर उतरी। एल्डरली। चू फैंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सूरो की मदद की थी वो एल्डरली थे, जिन्होंने उसे गोंग लुयुन के हाथों से भी बचाया था। एल्डरली एक बूढ़े व्यक्ति थे और उनके सिर पर बमुश्किल ही कोई बाल बचा था। उनकी पीठ ऊंट की तरह थी और वे एक बीमार पौधे की तरह दिखते थे जिसे हवा के झोंके से उड़ा दिया जा सकता था। हालांकि एल्डरली की साधना अथाह गहरी थी। चू फैंग की आत्मा शक्ति के पास उनकी ताकत की गहराई को जांचने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन झोंगली येहू के तरीकों को आसानी से भान करने से वह महसूस कर सकता था कि एल्डरली की साधना झोंगली येहू से कमजोर नहीं थी। एल्डरली को देखने के बाद सूरो भी शांत हो गई और आज्ञाकारी रूप से चू फैंग के बगल में खड़ी हो गई। हालांकि वह एल्डरली को इतना नहीं समझती थी, लेकिन उसने सू मेई से सुना था कि उसके पास अप्रत्याशित ताकत थी और चू फैंग के प्रति भी उसके अच्छे प्रभाव थे। खासकर जब एल्डरली अभी अभी बाहर आया था तो वह महसूस कर सकती थी कि वह वास्तव में बहुत मजबूत था। उसे झोंगली येहू से किसी भी तरह से कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर एल्डरली ने चू फैंग की रक्षा की, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, तो आज वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो चू फैंग को छू सके। खांसी खांसी खांसी। सूरो को बचाने के बाद एल्डरली को सबसे पहले खांसी का दौरा पड़ा और इससे वाकई दिल फट गया और फेफड़े फट गए। वह लगभग अपना कलेजा ही खांसने लगा और काफी देर तक खांसने के बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया और झोंगली येहू को सलाह दी। एल्डर झोंगली, पुरानी पीढ़ी के होने के नाते युवा पीढ़ी के बीच बातचीत में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है ना? बड़ेली, आपने भी देखा, इस चू फैंग ने न केवल मेरे शिष्य वू जियू को मारा बल्कि उसका सिर भी काट दिया। उसके गुरु के रूप में मैं बदला लेना चाहता हूँ। इसमें क्या गलत है? आज मैं इस जीवन और मृत्यु के चरण पर चू फैंग के साथ सब कुछ खत्म कर दूंगा। अगर तुम कहते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। ज्यादा से ज्यादा मैं इस एजियो ड्रैगन स्कूल में अतिथि एल्डर होने के पद से इस्तीफा दे दूंगा और तुम्हारे एजियो ड्रैगन स्कूल का हिस्सा नहीं रहूंगा। हालांकि मुझे इस चू फैंग को मारना होगा, झोंगली येहू ने उग्रता से कहा। जब उसके शब्द निकले तो एल्डरली भी थोड़ा उदास हो गए और देखने वाले लोग ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि हर कोई बता सकता था कि झोंगली येहू को चू फैंग को मारना था। अब कोई भी ऐसा नहीं था जो चू फैंग को बचा सके। बड़ेली, सीधे बोलो, क्या चू फैंग और मैं इस जीवन और मृत्यु के मंच पर जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते हैं? झोंगली येहू ने फिर से पूछा। यह एल्डरली बहुत मुश्किल स्थिति में थे। नियमों के अनुसार द्वेष के लिए जीवन और मृत्यु चरण के लिए कोई स्थिति प्रतिबंध नहीं थे। जब तक द्वेष था और जब तक दोनों पक्ष सहमत थे, वे जीवन और मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते थे और जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकते थे। बिना किसी विकल्प के एल्डरली ने सू रॉ को देखा और चुपके से उसे एक संकेत दिया और सू रॉ ने चू फैंग के कान के पास जाकर कहा, चू फैंग, झोंगली येहू आपको चुनौती देना चाहता है, इसलिए इसे स्वीकार न करें, अन्यथा कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। चिंता मत करो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। चू फैंग मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से वह कुछ शब्दों के कारण खुद को मरने के लिए नहीं भेजेगा। चू फैंग, भले ही तुम इस लड़ाई के लिए सहमत न हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। चू फैंग और अन्य लोगों के इरादों से अवगत होते हुए झोंगली येहू ने चू फैंग की ओर इशारा किया और चिल्लाया। उसी समय उसने अपना दबाव बाहर फेंक दिया। यह एक अदृश्य तूफान की तरह था और यह हर जगह फैल गया। मजबूत दबाव ने पूरे जीवन और मृत्यु चरण को भर दिया। गहन क्षेत्र का चौथा स्तर। झोंगली येहू गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। सौभाग्य से एल्डरली सू रो और चू फैंग के सामने खड़े थे। चाहे कितना भी शक्तिशाली तूफान क्यों न हो, वह चू फैंग या सू रो को हिला नहीं सकता था। पहली बार चू फैंग और सू रो ने एल्डरली के नाजुक शरीर में मौजूद मजबूत शक्ति को गहराई से महसूस किया। हालांकि एल्डरली ने केवल चू फैंग की रक्षा की और उसने हमला नहीं किया। चू फैंग और सू रो दोनों समझ सकते थे कि ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार झोंगली येहू एजियो ड्रैगन स्कूल के लिए एक अतिथि एल्डर था।
तथाकथित अतिथि एल्डर एक महत्वपूर्ण चरित्र था जिसे एजोर ड्रैगन स्कूल ने रहने के लिए आमंत्रित किया था। वे लोग नाराज नहीं हो सकते थे, एल्डरली भी नहीं। हालांकि एल्डरली की साधना अथाह गहरी थी, लेकिन हर कोई बता सकता था कि उनकी स्थिति बेहद तुच्छ थी। झोंगली यहू की तुलना में वे बिल्कुल अलग स्तर पर थे। बड़े ली, हटो, वरना अगर मैं तुम्हें भी मार दूं तो मुझे दोष मत देना। झोंगली यहू बहुत गुस्से में था। वह आगे बढ़ा और उसकी गहरी शक्ति का तूफान और भी तेज हो गया। हालांकि एल्डरली ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये देखा जा सकता था कि वह वास्तव में एक मुश्किल स्थिति में था। जब उसने एल्डरली को ऐसी मुश्किल स्थिति में देखा तो चू फैंग थोड़ा हिल गया। वह सोच रहा था कि क्या उसे बूढ़े आदमी की पीठ के पीछे छिपना जारी रखना चाहिए। उस स्थिति में जो लोग चू फैंग को मरवाना चाहते थे वे उसके दुर्भाग्य से खुश हुए। वे पहले से ही झोंगली यहू के खूनी संघर्ष का अनुभव कर चुके थे और उन्हें लगा कि एजोर ड्रैगन स्कूल में कोई भी चू फैंग को नहीं बचा सकता और वह निश्चित रूप से मर चुका है। तुम्हारा लहजा बहुत बढ़िया है, बूढ़े झोंगली, तुम इतने घमंडी हो तो क्यों न मुझे तुम्हारे साथ खेलने दो। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि चू फैंग मरने वाला है, हवा में एक और आवाज गूंजी। उसी समय झोंगली यहू से भी ज्यादा दबाव ने तुरंत उस क्षेत्र को घेर लिया। इसने झोंगली यहू के दबाव को पूरी तरह से दबा दिया।